Well, let's begin our PAD webinar. It's a very special webinar. इसको मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ जी कि हमारी जो मुल्क की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर शायद होगा कि कैसे हमने एनर्जी में, पावर में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की. पावर पॉलिसी, पावर क्या, पावर इन द सेंस इज एक्चुअली the name of development in the world. It's how we use power that determined how we flourished. But unfortunately, this country has the most stupid power policy in the world. And I'm saying that deliberately to provoke the best thinkers on power in this country. कि हम क्यों इतने बेवकूफ़ हैं कि हमसे एक पॉलिसी नहीं बनती, हम कभी इधर कूदते हैं, कभी उधर कूदते हैं. Maybe the best way to put it is that we are floundering around in the power sector. We have no clarity. We have no thought. Sometimes we go to, your fuel mix has become a big joke. Sometimes we go in this direction, sometimes we go in that direction. So today we've invited you, mashallah, very important, eminent people, Tahir Bisharat Chima, former MD PEPCO, Bakas bin Najib, the current member Energy, Moin Fuda, chairman of the Central Depository Authority, who've been working in the power sector. Sayyid Faisal Ali, managing director, Allied Engineering and Services. Imtiaz Hussain Baloch, DG Licensing NEPRA. Mia Sohail Hussain, chief executive, Gresham Limited. And Shahid Sattar of Aptima. All of these people are working on energy. Let me also add, we tried to get all the energy bodies we can. We tried to get the Ministry of Power. We tried to get NEPRA. Thank you, NEPRA. At least you've got one person. We tried to get the chairman NEPRA to come here, but he wouldn't. We tried to get PPIB. We tried to get everybody to come and talk to us. Unfortunately, everybody who makes power policy and who makes power planning, they don't want to talk to the people. So such is our democracy. So having said this, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि जी जो हमारे पास सब बर्निंग क्वेश्चन है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, पावर सेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है. अभी हमें आप लोगों ने हमें एक कमेटी में किताब भी लिख के दी है पावर सेक्टर पे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, उस पर मेजर बात करेंगे. आज का जो टॉपिक है जी वो बड़ा सिंपल है. आज का टॉपिक हमारा है ये सोलर पावर पे. सोलर पावर पे माशाल्लाह हमने, जैसे हमने बाकी सेक्टर्स पे किया, सोलर पावर पे हम कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते. पहले हमने नेट मीटिंग लगा दी, पहले तो हमने वो एक कायदेमंद सोलर पावर लगा दिया. उसका क्या हाल है, कोई बता दे कि वो क्या है, उसको क्या हम अब क्या नीलाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिकॉज कायदेमंद सोलर पावर is still exists and how much it produces, so what happens. अच्छा वो तो एक चीज है. Then we went to household net metering. वो नेट मीटरिंग अब खत्म हो रही है, ये एक्सपेंसिव हो रही है, गॉड नोज व्हाट्स हैपनिंग. उसके बाद हमारे पास है कि जी अब हम 10,000 मेगावाट का सोलर पावर लगा रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि जी ये क्या हो रहा है. तो पहले तो नेपरा से पूछे, नेपरा क्या कर रही है नेट मीटरिंग पे? डू यू वांट नेट मीटरिंग और नॉट? नेपरा बताइए. कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है कि नेट मीटरिंग को बैन किया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए. Yes, there is a proposal according to which authority plans to review the rate for the unit supplied to DISCO. But that is a proposal for which a hearing has already been scheduled for, I believe, on 27th of September. तो वो अभी प्रपोजल की हद तक है, वो आप पार्टिसिपेट करें सर उसमें सारे. प्रपोजल क्या कह रहा है? अपना एनालिसिस दें. प्रपोजल क्या कह रहा है ये तो बता दें. प्रपोजल सर यही कह रहा है कि जो इसका उसकी यूज के बाद और जो सरप्लस डिस्को को जो दे रहा है उसकी हम वैल्यू को, जो पहले पावर परचेज प्राइस पे थी, अब उसको एनर्जी परचेज प्राइस पे करने जा रहे हैं. ये प्रपोजल है सर. दोनों चीजें समझा दें प्लीज. एनर्जी परचेज प्राइस तो सर फ्यूल की प्राइस होगी और पावर परचेज प्राइस इंक्लूड्स द कैपेसिटी पेमेंट आल्सो ना. तो वो उसमें से कैपेसिटी पेमेंट उनका ख्याल है कि वो नहीं उनको होनी चाहिए. तो क्या अभी तक एनर्जी पे होना चाहिए? अभी तक हाउसहोल्ड्स को कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है? जो वो रेट है ना सर, उसमें कैपेसिटी का भी एक फैक्टर होता है. ओके चले, लेट मी गेट सम व्यूज ऑन दिस. जी जी
Can I have a, बताइए can I ask? प्लीज जी। जी, अब मेरा एक सवाल है, जी एनर्जी परचेज प्राइस फॉर विंड एंड सोलर तो 0 होती है, तो फिर आप जी, हमें जी। 0 दे रहे हैं। व्हाई आर यू कमिंग टू अ फिगर ऑफ 9 रुपीज? वो बास्केट का रेट है ना जी, उसमें तो सारे हर किस्म के फ्यूल की एक एवरेज प्राइस निकाली जाएगी ना जी। तो ये सुहेल साहब, ये बास्केट में तो फिर कैपेसिटी पेमेंट भी आती है। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ें CPPGA की, वो कहता है ट्रांसफर चार्जेस एनर्जी चार्ज प्लस कैपेसिटी चार्ज होता है ऑन एन एग्रीगेट बेसिस फ्रॉम पावर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जहां से आपका नैप रेट बनता है। तो अभी जो आप दे रहे हैं, इट्स कंप्लीटली इन कंप्लायंस विद दैट डेफिनेशन। अब ये ऑल ऑफ अ सडन ये पिक एंड चूज कैसे हो गया? और ये जो डेफिनेशन है, ये तो आप खुद अपनी डेफिनेशन को वायलेट करेंगे by picking only energy charge but not picking up capacity charge। और तो ये दूसरा, आप अगर आप वहाँ सबमिट करें ना सर, ये चीज आप सबमिट करें। अगर आप देखें, ये चीज अभी डेलिब्रेशन में है, मैं कोई अपना उस तरह का व्यू नहीं दे सकता, मुझे देना भी नहीं चाहिए। अथॉरिटी का एक डिसीजन है कि हम इसको लोगों के कमेंट सीख करें। तो मेरे ख्याल में आप आए 27 को, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो दें, और ये जो भी डिसीजन होगा वो submission अथॉरिटी तो आपके सबके अच्छा जी, व्यूज let's- करेगा ना जी, आइसोलेशन में तो नहीं करेगी। ठीक है, ये सबमिशन कर दी है राइटिंग में आपको। फैसल साहब, जी? let's pursue, फैसल साहब let's pursue it जरा in a more, क्या कहते हैं, सेटल्ड फैशन, इन द सेंस के पहले इनको बोल लेंगे फिर हम बोलेंगे। पहले तो इस पे आ जाए, चले ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। नंबर 2 बताइए, ये जनाब इम्तियाज साहब के आर यू reducing, are you now stopping net metering? आप हाउसहोल्ड्स को बंद कर रहे हैं नेट मीटरिंग से? No सुना है- sir, no, there is no such proposal. The draft सुना है- IGSAP which NTDC has submitted, it is having 480 megawatt from solar for the next 10 years. Nobody is stopping. अच्छा, सुना है कराची में DHA ने कह दिया है कि आप नहीं लगा सकते सोलर एनी मोर रूफटॉप पे। सर ऐसी अगर कोई चीज है तो they should send us a complaint. अच्छा, They should okay. send us a complaint. वो Okay. उनके कोई बायलॉज की कोई इशू है तो वो तो सर अब हमें हमारे नॉलेज में ही नहीं है। वो तो इस तरह के फ्लायर्स तो आपको पता है आते ही रहते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा इशू है तो दे शुड फाइल अ कंप्लेंट टू अस सर। अच्छा, what is in NEPRA's view the future of solar? 10,000 मेगावाट का प्लांट आप तो लगा रहे हैं ना, 10,000 मेगावाट का तो प्लांट लग रहा है सोलर का, इसकी जरा बता दें। 10,000 का भी सर देखें, 10,000 एक बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। वो 10,000 का सिंपल प्लांट नहीं है, वो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं। वो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं कि RLNG और फ्यूल सब्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में कुछ कैपेसिटी एडिशन होगी। एक लास्ट वीक में एक सेमिनार भी था जिसमें उन्होंने इनिशियली 660 डिफाइन किया है कि वो कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू गालिबन TPS मुजफ्फरगढ़ है, अगर मैं रिमेंबर करता हूँ करेक्टली। तो वो अभी उसके खदोखाल उस तरह वाजे नहीं है, लेकिन 10,000 का एक बिल्कुल स्टेटमेंट आया है और उसको वो देख रहे हैं। लेकिन वो किस तरह आएगा, किस तरह उसकी सेग्रीगेशन होगी, किस किस ईयर में आएगा, दैट इज टू बी सीन। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही IGSAP सबमिट हुआ है, तो वो अभी तो अंडर रिव्यू है। उसका तो अभी एग्जीक्यूटिव समरी हमने पढ़ी है जस्ट, तो उस पर तो कोई कमेंट इस तरह करना शायद मुनासिब नहीं होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बिल्कुल नहीं फोर्स कर रहा कोई कमेंट करे। दिस इज जस्ट अ फ्री डिस्कशन। जी जी जी, श्योर सर, आई एम देयर। मुझे एक छोटी बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, IPP बेसिस पे होगा? कौन सा सर? 10,000 का जो कह रहे हैं आप? ये IPP बेसिस पे 10,000 की जो सेग्रीगेशन सर एक प्रेजेंटेशन में मैंने देखी थी, वो मैंने अर्ज किया कि कुछ फ्यूल सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है गालिबन 6,000। फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ट्यूबवेल्स हैं, B2B अरेंजमेंट, ये सारा मिला के उनका ख्याल है कि ये 10,000 होगा। पर ये तो फिर जो ट्यूबवेल तो मेरी तरफ से हाउस होल्ड में आ जाता है, ऑफिस भी हाउस होल्ड में आ जाते हैं तकरीबन। जी जी जी। अगर और कुछ फीडर्स पे भी वो सोच रहे हैं कि 5 मेगावाट के अराउंड कुछ फीडर्स में इंजेक्ट किया जाए।
ठीक है जी. Okay, let me जी. turn to Vikas Sahab. Vikas Sahab is member energy. Vikas Sahab, 10,000 megawatt solar, should we have it and should it be on an IPP basis? ये पावर सेक्टर के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट शायद बिशारत चीमा साहब बताइए, ये कायदे सोलर पावर की क्या हालत है? और एक आपसे सवाल है कि क्या हम IPPs को माजी में डाल दें, इस मुल्क में IPPs की पॉलिसी खत्म कर दें, कभी भी IPPs ना करें, क्या ख्याल है? शुक्रिया सर. मैं 4-5 चीजें जो है वो सबके सामने रखता हूँ, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन सबसे पहला सवाल आपका कायदे-आज़म सोलर पावर पार्क. ये पावर पार्क जो है वो कंसीव किया गया और किसी ने इसे गलत जगह पे कंसीव किया और वहां लगवा भी दिया. ये भूलते हुए कि सोलर जो जनरेशन है उसके लिए हमें हीट नहीं चाहिए, वरना तो जितने तनूर हैं उनके ऊपर हम लगा देंगे. दरअसल इसके लिए लाइट चाहिए, आम फहम जुबान में. तो ये इसके लिए बेस्ट साइट जो है वो होता है कि जहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर्स रहें. तो कायदे-आज़म सोलर पार्क जहाँ लगा हुआ है लाल सुहारा में, वहां 48 तक भी हम गर्मी में पहुंचते हैं. और ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस वक्त के पैनल्स लगते हैं और जमीन और उसके दरमियान ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये 52 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिससे एट्रीशन होती है. इक्विपमेंट जो है वो खराब होता है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे लगाए जाते हैं और इक्विपमेंट जो है वो अपनी कैपेसिटी की फास्टली यूज करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग द सेम फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स और सो. एक तो ये हो गया कि इसकी साइटिंग ठीक नहीं. फिर 1000 मेगावाट के लिए एनटीडीसी से इसका एवैक्यूएशन का पूरा जो है वो सिस्टम लगवाया गया. तो अब तक ये 400 मेगावाट तक पहुंचा है और आप अंदाजा लगा लीजिए कि कब से लगा हुआ है और अब कब हो गए. दैट मींस कि गुड मनी हैज बीन स्क्वांडर्ड. वो कहीं और लग सकता था या बदतरीज उसे एक्सटेंड किया जाता, यकमुश्त से 1000 का लगाया गया. और इसके बाद जो है बैक ब्रेकिंग उसका टैरिफ है जो ओरिजिनल 100 मेगावाट्स है व्हिच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इट वाज अ गुड लैब टेस्ट. उसमें हमें ये भी पता लग गया हाउ नॉट टू डू अ प्रोजेक्ट. ये चीजें क्लियर हो गई. लेकिन कायदे-आज़म सोलर पार्क यहाँ है. अब हम आगे चलते हैं. ये 10,000 सोलर जो प्रोजेक्ट्स या सिस्टम्स लगने हैं, तो इस सिलसिले में am I being heard सर? हमारे यहाँ जरा बिजली बंद हो गई. We can hear you very well, very well. जी शुक्रिया जी. तो इसमें इस तरह है जी कि जो जेनको होल्डिंग कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर के जो प्लांट्स हैं उनके 7 साइट है, जिनमें मुजफ्फरगढ़ है, बुद्दू है, इसके बाद हमारा लाहौर में शादरा है, हैदराबाद के नजदीक जो है कोटरी में है, जामशोरों में प्लांट्स हैं. तो ये इस वक्त जो है रिडंडेंट हैं, मौतबाल तो खैर नहीं किए गए, इसलिए कि जेनको होल्डिंग कंपनी की जो मैनेजमेंट रही वो नॉन टेक्निकल रही इतने साल, और नतीजतन ये है कि इन्हें मौतबाल भी नहीं किया, यानी कि ये वैसे ही तकरीबन खत्म हो चुके हैं. तो ये साइट्स हैं जहाँ से एवैक्यूएशन जो है इजीली हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो लगी हुई हैं और ऑक्सिलरी एंसिलरी सर्विसेज जो हैं वो भी यहाँ अवेलेबल हैं. तो किसी स्मार्ट आदमी ने कहा कि ये वो साइट्स हैं जहाँ हम इजीली सोलर सिस्टम लगा लें और फौरन जिसे कहते हैं चल पड़ेगा, इसलिए कि जो ऑक्सिलरी एंसिलरी या ट्रांसमिशन के मसलाइल हैं वो हल हो जाते हैं. ये भूलते हुए कि क्या इन साइट्स जो बेहतरीन साइट्स हैं यानी कि लोड सेंटर्स पे वाक़े हैं, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि अगर पानी की जरूरत है तो बरलबे दरिया हैं, और इसके बाद बेहतरीन जिसे कहते हैं कि वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस भी हैं. क्या उन्हें हम जाया कर देंगे 14, 15 या 16 या 18% प्लांट फैक्टर पे? क्योंकि आप सबको पता है कि सूरज के दौरान ही सिर्फ सोलर पावर है, इसके बाद तो नहीं है. तो बहरहाल ये कुछ साइट्स थे, और जैसे बलोच साहब ने बताया हमें कि बाकी उसमें ये था कि गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स भी हैं, ट्यूबवेल्स का भी इसमें जिक्र आता है. बिलखसूस बलूचिस्तान का आना चाहिए जहाँ 34,000 ट्यूबवेल है जो बिल्कुल पेमेंट नहीं करते और उन्हें सिर्फ 4 घंटे हम बिजली देते हैं, वो भी बैक ब्रेकिंग है. इस वक्त हालत ये है कि 300 अरब से ज्यादा जो है उसके वो देनदार है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स
हुकूमत बलूचिस्तान और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में, तो उसका जिक्र कम है। और इसके बाद कुछ फीडर्स हैं जिनमें फैसला किया गया कि ये हाईली डोमेस्टिक है तो यहाँ रूफटॉप लगाए जाए। तो ये तो हैं चीजें कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, और ये 10,000 किस तरीके से बनेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भी बताना जरूरी है कि IGCEF जो है ये एक ऑब्लिगेशन थी रेगुलेटर की तरफ से NTDC के लिए, जो उसने पूरी की पिछले साल पहली दफा। इसके बाद वो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लाइसेंस उसने NTDC को दिया हुआ है, वो रेगुलेटर के पास गया, रेगुलेटर ने उसे उसमें काफी इश्यूज थे वो दूर करवाया और उसे अप्रूव करवाया। फिर CCOE जो है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के पास गया, उसने क्लियर किया, और इसके बाद इवेंचुअली जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी उसे क्लियर किया। एक तो ये हो गई कि हमारे पास ये इस वक्त बाइबल है, जब तक नई जो है 2022 की अप्रूव नहीं होती तो हमने उस पर चलना है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है और उसी के मुताबिक चलेंगे। और उसमें जैसे कि सब जानते हैं 22,000 से ज्यादा मेगावाट के जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, तो उनमें से 10,000 को निकालना और इस 10,000 को डालना, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस जो ज़हन में आता है वो ये है कि वो आसमानी सहीफा तो नहीं है, चीजें चेंज हो सकती हैं। तो होना ये चाहिए कि somebody thought कि इस तरीके से होना है, यानी कि 10,000 मेगावाट हम लेके आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके ऊपर वर्किंग कमीशन, वर्किंग कमेटी या वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए जो उसकी अफादियत को सामने रखे, इसके बाद सोचे कि क्या करना है, और फिर एक पूरे प्रोसेस के तहत चले, प्रोसेस के बगैर नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और भी आपको अर्ज कर दूं कि ये जो सोलर पावर है इसकी काफी सारे इश्यूज हैं, और इसे जब सिस्टम में यानी कि ग्रिड में आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ग्रिड स्टेबिलिटी के बहुत मसाइल हो जाते हैं। यही वजह है कि हम बार बार जो है ग्रिड स्टेबिलिटी के सिलसिले में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, जिसमें स्टैटिक पावर कॉम्पनसेटर्स हैं, बैटरी बैंक्स लगाए जाते हैं ताकि इसे क्लियर करें। और फिर एक कॉन्सेप्ट और भी आया कि इसे जो है वो विंड एनर्जी के साथ शामिल करके चलाया जाए, यानी कि जो विंड प्लांट्स हैं हमारे वो बहुत बड़े इलाकों में लगते हैं, सबको पता है, एकर्स अपॉन एकर्स जो है उन्हें अलॉट किया गया है। तो वो ये सोचा जाता है कि उन्हें हाइब्रिड किया जाए, यानी कि वहाँ सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए जाएं और ये विंड भी हों। और सबसे पॉजिटिव फीचर ये है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनकी मैक्सिमम जो जनरेशन है वो मुख्तलिफ टाइमों में होती है, उससे जो प्लांट फैक्टर्स हैं इस वक्त विंड एनर्जी के वो भी बेहतर हो सकते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप आए धक्का लगाएं और उस धक्के के बाद जो है ना जी सोचते रहें कि क्या होगा। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक IGCEF जो है और जो आपस में बात की है वो ये कहा गया है कि अब कोई भी नया जो प्लांट आएगा बशमूल IPPs जो हैं वो कंपटीशन के बगैर नहीं आएगा। ये नहीं कि कोई आ गया तो चला गया। अब उसमें तरीका ये है कि देखना होगा कि दुनिया में क्या है। मैं इसके नेगेटिव्स बाद में बात करता हूँ। दुनिया में क्या है, दुनिया में पोजीशन इस वक्त ये है जी कि 1.25 सेंट तक भी मेगा प्लांट्स जो हैं उनका टैरिफ आ गया। तो वो हमेशा इस पे यही बात की जाती है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा वगैरह वगैरह। तो मकसद ये हुआ कि जब भी आपने सोलर का पावर प्लांट और मेगा की तरफ जाना है, वैसे तो एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन कि अब मेगा कॉम्प्लेक्सेस की तरफ मत जाएं और आप डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाएं। लोड जो एरियाज हैं उसी में प्लांट्स लगे, आगे चले। ये जो कॉन्सेप्ट है 1000 का यहाँ लगा दें, 1500 का वहां लगा दें, 500 का, और बिलखुसूस सोलर जो है इंटरमिटेंट जिसकी है उसे असूलन नहीं लगाना चाहिए या 10 दफा सोचना चाहिए। तो उसमें ये है कि जो वर्ल्ड वाइड हमने देखा है जो लीस्ट कॉस्ट पे हमें जब जनरेशन मिल रही है दुनिया में, तो उसको एमुलेट करना होगा। देखना होगा कि अगर वहां 1.25 सेंट पे आ गया है या ज्यादातर जो है वो लिटिल लेस देन 2 सेंट्स हैं, वो क्यों है, कैसे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम भी श्योर कर सकते हैं वो जो फैक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाए, वो क्रिएट किए जाए, ना कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ तो हो नहीं सकता इसलिए जो भी आए हमारी खाल खुदेड़ ले। तो ये भी इसके इश्यूज हैं जिसे ये देखना पड़ेगा।
इसके बाद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले पूछी, वो ये पूछी कि ये नेट मीटरिंग आप कर क्या रहे हैं। तो हैरानकुन बात ये है जी कि एज द नेम इम्प्लाइज कि ये नेट मीटरिंग है, जिसका मतलब होता है कि इसे नेट ऑफ किया जाएगा। जिस तरह दे रहे हैं उसी तरह जो लेनी होगी, जो एक्सपोर्ट होगी पावर माइक्रो ग्रिड की, वो वैसे ही लेनी पड़ेगी। तो इन्हें अंग्रेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, नेट मीटरिंग का लफ्ज भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें ये है कि हम चार्ज करेंगे तो आपसे हम जो है वो पावर परचेज प्राइस के मुताबिक होगा, और अगर हमने वापस लेनी होगी तो फिर एनर्जी की प्राइस आ जाएगी। तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग समझते हैं कि जी मसला इसमें ये है जी कि कुछ गलतियां जो हैं वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी की हैं। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सोलर पावर सिस्टम्स घरों में कमर्शियल एंटिटीज के लिए या इंडस्ट्री के लिए लगाते हैं, वो गाइड करते हैं कि ये आप ऐसे करें कि सिस्टम बड़ा लगा लें, जबकि जो उसका सैंक्शन लोड है या जो उस एरिया की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा होता है, ताकि आप टोटली एक्सपोर्ट करें और आप जीरो की तरफ जाएं वगैरह वगैरह। अच्छा, बजाय इसके कि इस गलती को या इर्रेगुलरिटी को क्लियर किया जाए, तो फैसला ये हुआ कि ये बड़ी ज्यादती, इससे लॉस हो रहा है। इसके पीछे यानी कि ये थिंकिंग है कि लॉस हो रहा है और ये कमा रहे हैं और ये होल्डिंग कर रहे हैं, और इसके बाद दिस इज अ ग्रेट या ग्रैंड रॉबरी है। इसलिए किया ये जाए कि उन्हें जो बेचेंगे वो पावर परचेज प्राइस पे, और जो उनसे वापस लेंगे वो हम एनर्जी प्राइस पे लेंगे, जिससे कोई अगर सारी चीजों को सामने रखा जाए तो ये कोई एनीथिंग बिटवीन जो है जी 17% to 23% का फर्क पड़ता है। तो उससे वो समझते हैं कि जो पावर सेक्टर है वो जी पड़ेगा, लेकिन जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है कि इसी तरह रहे। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं ये बताना चाह रहा था, और इसके बाद जैसे डिस्कशन स्टार्ट होती है और बाकी स्पीकर्स आते हैं, तो वो जब चाहे मुझे आप माइक पे ले लें। छोटे से सवाल के जवाब दे दें, क्या पावर परचेज एग्रीमेंट IPPs जो हैं इनको अब खत्म कर देना चाहिए कि ये माजी की बात हो जानी चाहिए, या हम दोबारा IPPs रखें टेबल पे और किसी को 30 रुपए दे, किसी को 5 रुपए दे, किसी को 10 रुपए दे? क्या ये निज़ाम ठीक है या गलत है? जी, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि जब से IPPs आए हैं मैं इस इशू के साथ मुंसलिक हूँ इन वन पोजीशन और द अदर। तो अब समझ आती है कि IPPs जो जितने भी हैं उसमें फैंटम इक्विटीज हैं तमाम तर स्पॉन्सर्स की, यानी कि कोई भी ऐसा IPP नहीं है जहां किसी स्पॉन्सर ने अपनी इक्विटी पे की हो। फैंटम इक्विटीज पे वो रिटर्न्स ले रहे हैं, एक। नंबर 2 ये था कि जो पहले हमारे पास पावर परचेज एग्रीमेंट्स या इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स के ड्राफ्ट आए, ये जितने इन्वेस्टर्स आए थे वो अपने साथ लेके आए थे, रिंग्स अपॉन रिंग पे ये थे, ये लोगों ने पढ़े ना बल्कि बगैर पढ़े ये साइन किए थे। तो जब 94 की पॉलिसी के बाद समझ आई कि इसमें गड़बड़ होगी, वी बीन हुडविंक्ड, वी हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। इसके बाद 2002 की पॉलिसी आई और उसमें कुछ चीजें दुरुस्त की गई, लेकिन अभी वो 2002 की पॉलिसी के तहत जो है प्लांट्स लगे नहीं थे, तो वही मराद जो 94 में दी थी एक ही आंख से देखने की खातिर इनको भी दे दी गई, यानी कि जो इल्स थे फिर वापस सिस्टम में आ गए। तो अब ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान का मसला, एनर्जी का जो मसला है वो एक्सट्रीमली हाई रेट्स ऑफ द IPPs है, जो किसी भी सूरत जो है कोई भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, किसी जगह पे भी बैठ जाए। अभी हमें 2 साल 2.5 साल पहले वाली मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है, जिसने 3 बातें जो है सबके सामने रखी। पहली ये थी कि स्ट्रेट अवे जिसे कहते हैं एनर्जी के रॉन्गफुल इनवॉइसेस, यानी कि इनवॉइस जो दी जा रही है उसमें गलती और कोई पूछ नहीं रहा, तो उसका भी वजन 40 अरब रुपए का था। इसके बाद वो ये बात करते हैं रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द PPA क्लॉजेस, ये क्लॉज दरअसल ये कहता है लेकिन उसकी गलत एक मतलब लेके तशरीह करके फायदे उठाए गए हैं।
उसमें उन्होंने जो है वो हैरानकुन हद तक कोई 300 अरब का नुकसान बताया, या ये कहा गया कि ये फालतू पैसे ले गए। इसके बाद फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस स्ट्रेट अवे, यानी कि वो बनता ही नहीं है लेकिन आउटराइट फ्रॉड है, उसको अगर मैं बताऊं तो हैरानकुन है, वो 700 अरब तक भी जा सकता है। तो बजाय इसके कि उस रिपोर्ट पे जो उन्होंने सजेस्ट किया था कि फोरेंसिक ऑडिट हो वंस एंड फॉर ऑल, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये भी इंतहा की ज्यादती है कि हर चौथे साल या 8वें साल आईपीपीज के पीछे पड़ा जाता है और फिर उनका ऑडिट किया जाता है और फिर झगड़ा होता है और फिर बैक टू स्क्वायर वन, और फॉर दैट मैटर फिर मशहूर हो जाता है कि अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसलिए ये जो लास्ट एफर्ट थी इसमें वंस एंड फॉर ऑल अगर इसे दुरुस्त कर देते दिस वे और दैट वे, अगर पता चलता कि ये सब ठीक है, कोशर है, व्हाई नॉट, हम इसे भूल जाते और फिर आगे चलते। लेकिन अब आईपीपीज को अगर लाना है तो किड ग्लव्स के साथ इसे हैंडल किया जाएगा, अदरवाइज बहुत मसला पड़ेगा, क्योंकि आज तक टोटल वजन जो हम पे है, जो बर्डन है ऑनरस है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और आम आदमी जो है ना जी जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आईपीपी। जी तो देखिए जी, अगर आईपीपीज के निज़ाम से हमें 10,000 मेगावाट सोलर और लगा, कैपेसिटी चार्जेस और पड़ गए, आगे ही हमारे बिजली के बिल जो से हैं वो तो मेरा खत नाक से मुझे समझ नहीं आती, कहीं से भी नहीं निकाले जा रहे। गरीब आवाम, आम आवाम, हर बंदा मर गया है। मेरे घर का बिल 4 लाख का है, खुदा के वास्ते 4 लाख बिजली का बिल, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या सिचुएशन है। दैट्स ऑलमोस्ट $2,000। हालांकि जब मैं अमेरिका 30-40 साल रहता रहा हूँ, मेरा बिल कभी $100 से ऊपर आया नहीं इस महीने का, $150 बहुत से बहुत। जी बताइए मोइन खुदा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर, मैं आपसे वाइस चांसलर साहब शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये सब्जेक्ट लिया। मैं जो है वो एक कंज्यूमर की हैसियत से बात करना चाहूंगा। इम्तियाज हुसैन बलूच साहब ने ये कहा 480 मेगावाट जो है रूफ टॉप सोलर देता है। अब अगर 500 आप समझें तो रूफ टॉप सोलर की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की 16% है। इसका मतलब हुआ कि रूफ टॉप सोलर कंट्री में 80 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। एक रूल ऑफ थंब के हिसाब से ये 80 मेगावाट से 25% तकरीबन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, तो बात हो गई 20 मेगावाट की। मेरी समझ में ये नहीं आया कि 20 मेगावाट की खातिर नेपरा ने अपने रूल्स चेंज करने शुरू कर दिए और नोटिस दे दिया सिर्फ 20 मेगावाट, और पावर सेक्रेटरी कहते हैं कि ये नेट मीटरिंग जो है ये अमीरों का खेल है। बहुत सारे लोगों ने स्टेट बैंक से लिया हुआ है कर्जा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ने लगाया हुआ है। पे बैक पीरियड सर वाइस चांसलर साहब 5 साल होता था। अब चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बात यह है कि नेटिंग होती है यूनिट्स की। 2015 में नेट मीटरिंग के रूल्स आए थे और 2018 की नवंबर तक नेटिंग होती थी एप्पल टू एप्पल। आप जो देते थे वो आपको मिल जाता था। उस वक्त पीक और ऑफ पीक की कोई बात नहीं थी। 2018 के दिसंबर में नेपरा ने इसके गेम चेंज कर दिए रूल्स के, और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया 9 रुपए 95 पैसे का रेट। तो उस वक्त 15 रुपए का टैरिफ था और आप सरप्लस जब बेचते थे तो आपको 9 रुपए 95 पैसे मिल जाते थे। इसके बाद जब ये ऑफ पीक और पीक की बात आ गई तो आपको जो है वो पीक वर्सेस ऑफ पीक जो है उसकी नेटिंग खत्म होगी। तो आप हुआ ये कि जो यूनिट में दिन के अंदर के इलेक्ट्रिक को आज के दौर में 19 रुपए पर बेचता हूं, के इलेक्ट्रिक वही चीज मुझे 33 रुपए में बेच देती है शाम को। इतना बड़ा फर्क। अगर लाइन लॉसेस कुछ नहीं है, आप जिस सोलर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उनको आप फाइनेंशियल गारंटीज देते हैं, उनको आप इंडेक्सेशन डॉलर के साथ देते हैं, उनकी प्राइसेस 25 साल तक आप चेंज करते रहते हैं और अपवर्ड ही चेंज हो रही हैं बिकॉज डॉलर की वजह से सारी चीजें हैं। तो उन लोगों को तो बड़ा फायदा है। आप जा रहे हैं 20 मेगावाट लोगों को पेनलाइज करने के लिए जो कि अपने रूफ के ऊपर से जनरेट कर रहे हैं, और लाइन लॉसेस नहीं है नदीम उल हक साहब। आप एक 100 मीटर दूर, ये इम्तियाज साहब वाउच करेंगे इस बात को, इनको कहा जाता है नेपरा में आइंस्टाइन है ये नेट मीटरिंग के, और ये खिताब इनको तौसीफ फारूकी साहब ने दिया है। माशाल्लाह बड़े पाकिस्तान में अथॉरिटी है नेट मीटरिंग के अंदर। 100 मीटर दूर है मेरे घर से नदीम उल हक साहब एक ट्रांसफार्मर, आप मुझसे ले जाते हैं स्ट्रेट कोई लाइन लॉसेस के बगैर, आप वही चीज मेरे नेबर को बेच देते हैं 27 रुपए के अंदर। आप एप्पल टू एप्पल बात करें,
मेरा सरप्लस जो है वो आपने मुझे कमिटमेंट दिया हुआ है, मैंने उसी हिसाब से काम किया। आप बताइए कि आपके पास इस वक्त 2015 में AEDB जो के इदारा है लाइसेंसिंग करने वाला, उसने एक लाइसेंस दिया क्रेस्ट एनर्जी को, 100 मेगावाट का लाइसेंस है उसको आज 35 रुपए मिल रहे हैं सर। बेस्ट ग्रीन एक कंपनी है, 2015 में आई, 100 मेगावाट 34 रुपए मिल रहे हैं। अपोलो सोलर 100 मेगावाट 33 रुपए मिल रहे हैं। लास्ट में 2016 के अंदर जो कंपनी आई थी वो है कुरसोन एनर्जी, उसने 50 मेगावाट लगाया है और उसको 25 रुपए मिल रहे हैं। मैं कायदे आजम सोलर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कायदे आजम सोलर अब भी जो भी बचा कुचा दे रहा है उसको ममलिकत 24 रुपए दे रही है। तो अब मुझसे आप 19 रुपए ले रहे हैं और ये कहाँ का इंसाफ है? अब बताइए, आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, मेरे बेटे के घर में सोलर लगा हुआ है। अमेरिका में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आके आपके घर में मीटर आपको नया दे जाती है, नेट मीटरिंग का, कि इलेक्ट्रिक मुझसे 50,000 रुपए लेती है उसके, वो जाके वायरिंग कनेक्ट करके दे देते हैं कि इलेक्ट्रिक मुझसे 1.5 लाख रुपए लेती है उस वायरिंग के। अब सारा इन्वेस्टमेंट तो मेरा है ना, मैंने तो 12 किलोवाट का यूनिट लगाया और मैंने 15 लाख रुपए खर्च किए, सारी चीजें मैंने दी। तो अब वहां पर क्या होता है, नेट मीटरिंग क्या है, चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान में हो रही है नेट बिलिंग, नेट मीटरिंग नहीं हो रही है सर। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि मैंने अगर 50 यूनिट शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक इनको दे दिए तो मेरा मीटर रिवर्स चलेगा, रिवर्स मीटर चलेगा अमेरिका में या और मुल्कों के अंदर, वो 50 यूनिट तक एग्जॉस्ट कर देगा उसको, कि जो मैंने आपको दिया वो एग्जॉस्ट हो गए, अब मैं 50 यूनिट के बाद कोई खरीद रहा हूं तो आप मुझे चार्ज कर लें। ये है नेट मीटरिंग। अब वाइस चांसलर साहब, मेरी सबमिशन क्या है? मेरी सबमिशन ये है कि आपने चूंकि ये आईपीपी को 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया और हमने जो कि 20-25 हजार के करीब कस्टमर हैं इस वक्त जिन्होंने ये लगाया हुआ है, तो उनके साथ ये ज्यादती क्यों? अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो आप अपने रूल्स के हिसाब से उनको चेंज कर दें। कोई ग्रांड फादरहुड की भी कोई किसी किस्म की चीज होती है, उस तरह से आप उनको तो उस तरह से, आज के दौर में अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो उनको तो आप पेनलाइज नहीं कर सकते। ये बात सही है कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट की खातिर किया होगा और वो बात नेपरा को या और लोगों को चाहिए दुरुस्त करने की, लेकिन जिन लोगों ने जेन्युइनली, रिटायर्ड लोगों ने खास तौर से, जो कि ये बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने अगर ये इन्वेस्टमेंट किया है तो उनकी क्या जाती है? किसी तरह भी आप उनको जो है वो ये चीज नहीं कर सकते। हाँ, अगर ममलिकत ये समझती है कि भाई अब बड़ा सस्ता हो गया है, इनको हम तो सिर्फ नेट एनर्जी प्राइस देंगे, हम तो कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे, आप एक डेट मुकर्रर कर दें, आप कह देंगे 1 जुलाई 2023 से जो है हम इसको नेट एनर्जी प्राइस पर देंगे। जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनको तो आप ग्रांड फादरहुड देंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अगर जाके कुरसोन एनर्जी को कह देंगे कि जी आप अपने रेट चेंज करें, वो मानेगी? इसी तरह से वो तो कोर्ट में जाएगी। अब यहाँ ये 20,000 लोग, let me bring in इम्तियाज साहब, प्लीज नोट करते रहे, आपने इन सब चीजों का जवाब देना है। होपफुली सिंस यू आर द सोलर। अच्छा सर, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ, मेरी सबमिशन क्या है आपसे? आप जो है वो मेरा जिस तरह से 2015 के आपके रूल्स थे उस हिसाब से आप मुझसे परचेज करें, एप्पल टू एप्पल। मैं आपको शाम को देता हूं, मेरी अपनी एनर्जी है, शाम को आप मुझे उसी रेट पर लें। ये बड़ी ज्यादती है कि आप जो हैं वो इतना बड़ा गैप लेते हैं। अगर आपको एक व्हीलिंग चार्ज लेना है आप 10% व्हीलिंग चार्ज लें। दूसरा सर, मैं पैसा नहीं लेना चाहता, मुझे ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि मैं सर्दियों में आपको बेचता हूं, गर्मियों में मैं आपसे खरीदता हूं। अब साल के आखिर में मुझे नेटिंग करने दें, आप मुझे यूनिट्स दे दें, आप मुझे पैसा ना दें। आई डोंट वांट पैसा। अब मुझे आप जब यूनिट देंगे तो मेरे पास यूनिट रहेंगे, मैं गर्मियों के अंदर खर्च करूंगा, मेरे घर में कोई दावत हो रही है उस वक्त मैं खर्च करूंगा उसको, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा सर वाइस चांसलर साहब, मुझे ये भी इजाजत दी जाए कि मैं अपने एक्स्ट्रा यूनिट को अपने ड्राइवर को दे सकूं, डोनेट कर सकूं।
मैं मस्जिद में जाता हूँ, मस्जिद के बिल हाई जा रहे हैं, लोग वहां बोर्ड लगे हुए हैं कि कंट्रीब्यूशन करें। भाई मेरे पास अगर 500-700 यूनिट हैं तो क्यों मैं कि इलेक्ट्रिक को ये नहीं कह सकता कि भैया आप मेरे 500 यूनिट जो हैं इस मस्जिद में इस मीटर के इवज दे दें इनको, मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं ड्राइवर की दूं, मैं खानसामा को दूं, मैं माली को दूं, किसी को भी दूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आप मेरा यूनिट जो है वो अब 10 रुपए पर खरीदेंगे? भाई मेरा यूनिट जो है वो मेरी प्राइस है। सर माजरत के साथ मैं Good point. स्टूडेंट हूँ Very और good मैंने points, कोशिश की है। Moin Thank you, साहब, sir. very good points, माशाल्लाह, you've raised elevated the debate. फैसल साहब, आपके कोई पॉइंट्स हैं, बताइए, फिर हम इम्तियाज साहब के पास जाते हैं। फैसल साहब बताइए। I just want to second what Moin साहब has just mentioned, and मेरी contention बड़ी simple सी है कि जो सोलर IPPs को रेट मिल रहा है अभी, और वो नेप्रा एक डिटेल्ड इसकी स्टडी निकालता है, आई थिंक इट्स डन क्वार्टरली और 6 मंथली, और उसमें जो रेट आता है वो 21 रुपए 22 पैसे है। दिस इज ऑल द सोलर IPPs in aggregate, and there's like I think 25-30 of them. तो अगर 21 रुपए 22 पैसे प्लस NTDC चार्जेस एंड CPPGA चार्जेस लगाएं, दे आर अनदर 1 रुपी 47 पैसे, तो वो कोई तकरीबन उनको 23 रुपए ऑन एवरेज मिल रहा है रेट। So why the step motherly treatment for these small tiny investors who are making their own investment? They are not asking for indexation of their pricing to the exchange rate. They are not asking for any government guarantees, no obligations. एक आदमी अगर अपने छत पे लगा रहा है, why does somebody have such a big objection? और अगर IPP, अब आप कायदे आजम सोलर पार्क की बात हो रही थी, I just want to mention, आज उसका रेट है 24 रुपए 33 पैसा। ये जो लास्ट टैरिफ हुआ था, and it was done at an exchange rate of 183 rupees 20 पैसे। अब आप सोच लें, ये इट्स अ क्वार्टरली रिव्यू, प्राइस रिविजन क्वार्टरली होती है। ये अब नेक्स्ट क्वार्टर में ये जब एक्सचेंज रेट 240 जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? So this is the contention I want to make. I feel we just need to be benchmarked to whatever is being paid to solar IPPs. There's just one other comment I want to make. ये जो इनकी निकलती है, ये टेबल मेरे सामने है इनका नेप्रा का, all the power sources, उसमें जो एनर्जी का चार्ज है for wind and solar, it is 0. So if they change the rules, eventually it's going to come to 0. And I have already shared this with NEPRA for the 27th meeting. I've done it in writing, and I told them, भाई ये आप जो एनर्जी परचेज प्राइस पे हमें ला रहे हैं, अगर मैं विंड और सोलर का देखता हूँ, एनर्जी की चार्ज तो कोई होता ही नहीं है, इसमें कोई एनर्जी चार्ज नहीं होता, इट्स फ्री। सिर्फ जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी का होता है, बिकॉज इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच इज बीइंग मेड एंड पीपल नीड टू गेट अ रिटर्न। द अदर कमेंट आई वांट टू मेक इज एवरी सिंगल IPP को नेप्रा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी करता है डॉलर्स में, डॉलर्स एंड सेंट्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो होती है 12, 14, 16, 18%। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मोइन साहब ने जो मेंशन किया है, out of these 30,000 megawatts which we produce, we are talking about 20 megawatts. So why such a big fuss over 20 megawatts? बिल्कुल ठीक, These are small, tiny players with no These are clout. points that have been made. We don't have the clout. जी फैसल साहब, let's move on. जी सोहेल साहब, आपके क्या पॉइंट्स है, बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो
नेट मीटरिंग का जो काम शुरू हुआ था, इम्तियाज साहब बताएंगे कि ये एक आइडिया मैं इनके पास लेके आया था नेट मीटरिंग का आफ्टर रीडिंग सम आर्टिकल्स इन अमेरिका हाउ दिस कुड बी अ really boom situation, and I am really very happy to say that इम्तियाज साहब ने उसको एक बड़ी aggressively इसको टेक अप किया था और ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी फिर बनी और व्हीलिंग की पॉलिसी भी उसके साथ बनी और ये 2002 की बात है। मेरे ख्याल से उस वक्त जब ये किया गया था तो दुनिया में बहुत ही कम मुल्क होंगे, एक दो होंगे जिनके पास ये कॉन्सेप्ट था। तो वी वर से 20 years ahead of our time. अनफॉर्चुनेटली जो हम इससे कैपिटलाइज कर सकते थे वो हमने नहीं किया। चलिए वी मूव फास्ट फॉरवर्ड। उस वक्त मैंने जब ये किया था तो मैंने इम्तियाज साहब से कहा था कि इंशाल्लाह अगर आप ये नेट मीटरिंग का करेंगे तो हर छत पे ये सोलर पावर बन जाएगी और इसका फायदा ये होगा कि इवेंचुअली वी विल नॉट नीड so much energy import in the form of fuel oil or other resources. We will have a very good situation. That is all in the past. Fast forward चलते हैं तो हमने आज की तौर पे देखना है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज क्या कर रहे हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी इसी कैवेलियर फैशन में चले और उन्होंने तकरीबन कोई 550-600 मेगावाट लगा दिया अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ अबाउट 3000 मेगावाट ऑन रूफटॉप। But because of the policy of the same policy which NEPRA is today talking about, or the government is talking about, their entire country revolted, like we are revolting. And the Indian government has gone back and now has got a new policy, which is really like a grandfather policy. And they're going to give all the concessions that were originally sought by the people, and they're going to, the public sector, the company, the utility company will be buying the electricity from these rooftop solars at an attractive price with a very little discount, maybe I think 15 or 20% discount, and give back the power to them or give them the units back. So they have a policy which is there in place in the earlier part of this year, which is what the public is demanding here. So really what we have to consider is that why is the government not granting the greenhouse gas abatement credit to the consumer here who's establishing the power projects? It's unfair that I don't know. Somebody has to answer that question, whether the government has even considered the greenhouse abatement credit for the consumer here. And also, what is the situation vis-a-vis jo energy saved ki abatement cost ko transfer kare hame, to the private citizen. And I'm sure that if you consider the GHG factor and the abated energy input, imported energy input, they should be able to give the consumer a higher price. Another very interesting. Thank you. Sir, अब जरा मेरे ख्याल इम्तियाज साहब के पास वापस चले, कुछ हमें बताएं। वो इम्तियाज साहब बताइए क्या ख्याल है। यहाँ मेरे सामने बड़ी क्लियर बात आ रही है कि ये लग रहा है कि छोटे आदमी को, contrary to what the power ministry has said, कि छोटे बड़े लोग सोलर लगा रहे हैं, चलें लगा रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, पर सेठ लोग जो आईपीपीज पे चल रहे हैं, जिन्होंने आईपीपीज की वजह से अपनी इंडस्ट्री को छोड़ दिया, आईपीपी की तरफ आ गए। मेरा ख्याल ये भी सोचने वाली बात है कि इस वक्त कोई सेठ पाकिस्तान में जिसके पास आईपीपी नहीं है। उन्होंने अपना काम छोड़ के, टेक्सटाइल छोड़ के, बैंकिंग छोड़ के, सीमेंट छोड़ के, सब कुछ आईपीपी लगाना शुरू कर दिए। मेरा तो ख्याल है ये भी एक मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि अच्छे खासे लोगों ने अपना काम छोड़ के गारंटीड आईपीपीज की तरफ चले गए। तो क्या हम उनको दोबारा सोलर देने जा रहे हैं कि वो सोलर प्लांट लगाएं? क्या नेपरा रिकमेंड करती है आईपीपीज हम रखें? और जो अभी बातें सब ने की, मोइन साहब ने की है, अपना चीमा साहब ने की है, अपना ये फौसल साहब ने की है, इन लोगों ने सब ने बातें की हैं
इनका जरा बताइए ना क्या आपका जवाब होगा. प्लीज यू डोंट हैव टू स्पीक लाइक नेपरा एट ऑल, जस्ट टॉक लाइक एन एक्सपर्ट. वी आर नॉट होल्डिंग यू टू स्पीक फॉर नेपरा, सो जस्ट प्लीज टॉक लाइक एन एक्सपर्ट एंड टेल अस. देखिए, जो मैंने पहले अर्ज किया सर कि जो ये इशू है इसका नेट मीटरिंग की टैरिफ का, वो तो सर 27 को है उसकी हेयरिंग. व्हाई नॉट कि हम ये सारी चीजें राइटिंग में दें और वहां अपनी सबमिशन दें, क्योंकि ये मैंने पहले भी अर्ज किया, कोई डिसीजन नहीं हुआ. यस, प्रपोजल जरूर है, प्रपोजल जरूर है. वो 27th को बात कर लेंगे. अभी तो आप इसके जरा बैकग्राउंड बताइए ना हमें कि क्या हो रहा है. आर वी गोइंग टू जस्ट गिव द सेठ अ बेनिफिट कि जी सबसे अमीर आदमी सेठ है, सोलर वाला जी, नहीं है जी. बेचारा. जो सेठ है जिसने आईपीपीज लगाए हुए हैं, जिसने अपना काम छोड़ के आईपीपीज लगाए हैं और जो आईपीपी से गुजारा कर रहा है पिछले 30 साल से, जिसने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब कुछ बर्बाद होने दी है, क्या उसको दोबारा हमने फेवर करने के अगले 30 साल के लिए वो कुछ ना करे, या हमने एक आम आदमी को बेशक लगा ले. रूफटॉप सोलर की कैपेसिटी क्या कितनी हो सकती है जो रूफटॉप सोलर लग सकता है? रूफटॉप कितनी कैपेसिटी, मैंने अर्ज किया ना सर कि जो आईटी साहब हमारे पास आया है उसमें अगले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 480 मेगावाट वो इन्वेस्ट कर रहा है कि थ्रू इसका रूफटॉप सोलर आएगा. देखिए सर, बात ये है कि ये तो जो 27 की डिस्कशन है, मेरे ख्याल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ वहां लेके आए और अथॉरिटी उसको कंसिडर करेगी. पब्लिक हेयरिंग का मकसद ही यही है कि कोई आइसोलेशन में तो बात नहीं हो रही, वो वहां बात हो जाएगी. जहां तक आईपीपीज की बात है, देखें आईपीपी शुरू क्यों हुए? आईपीपी इसीलिए शुरू हुए कि दरमियान में हमारे पास कोई फंडिंग थी नहीं अवेलेबल. गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ये हमें आईपीपी की तरफ जाना चाहिए. दूसरे मुल्कों में भी है. यस, हमने शायद कुछ रिटर्न्स और उन चीजों में हम ज्यादा लिबरल रहे, वो हमें टाइम के साथ साथ लर्न करना चाहिए. अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर फयाज चौधरी भी हैं. ही इज माशाल्लाह बीन चेयरमैन एनटीडीसी, आई थिंक नोन टू यू ऑल. फयाज साहब, आप बताइए क्या ख्याल है. मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या अब इस मुल्क में आईपीपीज का निजाम हम खत्म कर दें या चलने दें? आईपीपीज का निजाम तो चल रहा है, मतलब अपनी जनरेशन आपने सॉरी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि नए आईपीपीज अब आने चाहिए कि नहीं, या नए आईपीपीज को खत्म कर दें? मैं नए आईपीपीज के हक में इसलिए ज्यादा नहीं हूँ अगर आप इसको खासकर एनर्जी जो सिर्फ देता है, मुझे कैपेसिटी के लिए तो चाहिए, लेकिन जो सिर्फ एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो आपके जितने लोड के करीब होगा उतना अच्छा है. ठीक है, तो मैं काफी देर से मैं सोलर पार्क या इनके खिलाफ हूँ. आप प्राइमरीली चीमा साहब भी जानते हैं. तो मैं जितने भी एनर्जी के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके लोकल होने चाहिए. इनको ट्रांसमिशन में क्योंकि उनका कैपेसिटी फैक्टर उतना नहीं है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो जाती है. अच्छा, जब आप इसको ग्रिड कनेक्टेड कर देंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा उतना. अभी जो हमें दूसरी बात है कि हमें दूर ये जो हम अभी जो करने जा रहे हैं वो क्योंकि हमारे पास फ्यूल कंपोनेंट हमारा जो है वो जरा थोड़ा बढ़ गया है, जिस वजह से ये गड़बड़ हुई है. तो मैं पहले हमने जूते खाए, अब गंडे खाएंगे. अब पहले तो हमने वो काम कर लिया कि एक्सपेंसिव जनरेशन इंपोर्टेड पे, अच्छा बेस लोड प्लांट है, इंपोर्टेड फ्यूल पे कर लिए 12-13 हजार मेगावाट. अब उसको अच्छा ये गलती हो गई, अब इसको दुरुस्त करने को, मतलब ये जो हम पहले अपना डैमेज करते हैं फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बहुत अच्छी बात की इन्होंने जी. मैं भी यही कह रहा था कि पहले जूते खा लिए अब गंडे खाएंगे. माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक का. वकास साहब हमारे पास है जी, एनर्जी प्लानिंग member energy planning. Waqas sahab, bataiye, what's your take on this? How long are we going to suffer from bad planning and energy? The buck stops right at you. Bataiye, what can we do to fix it? एक ही तरीका है, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान नहीं होगा, अदारे हमारे मजबूत नहीं होंगे, तो सिंगल माइंडेड होके उसको चीजों को ड्राइव किया जाएगा तो तब तक तो हम सीधे नहीं होंगे. सो ये अदारों को मजबूत करना होगा, अदारों से काम लेना होगा.
ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके। ठीक है। ये जो सिचुएशन है बैड प्लानिंग वाली, क्या ये मुल्क सर्वाइव कर सकेगा इसको कि नहीं? क्या हम सोच सकते हैं, डू वी हैव द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट एनर्जी? चीमा साहब, मेरा दूसरा सवाल ये भी है, मेरा ख्याल हमारी कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे जो एनर्जी इंजीनियर्स थे वो वापटा के साथ खत्म हो गए और काफी सारे लोग भाग गए हैं। बहुत सारे लोग वर्ल्ड बैंक में बैठे रहे हैं, बहुत सारे लोग एडीबी में चले गए हैं, कुछ वो इमी में चले गए हैं। तो क्या डू यू इवन हैव द कैपेसिटी टू प्लान एनर्जी? शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो प्याज चौधरी ने अभी बात की, उससे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। लेकिन सर, बिग इज ब्यूटीफुल एक जमाने में था, और उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट पावर कॉम्प्लेक्सेस, कि पावर स्टेशन बने और खत्म ही ना हो, 10,000 मेगावाट एक ही जगह पे लगे, वगैरह वगैरह। फिर पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल रियलिटी ये थी कि हाइड्रो जनरेशन हमारी नॉर्थ में थी, और क्योंकि जो थर्मल जनरेशन थी वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे थी, इसलिए वो हमने साउथ में लगाया। तो वो सीजनल जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी हमें करनी पड़ती थी। अब वो चीजें चेंज हो गई हैं जी। अब उसमें एक हेफ्टी परसेंटेज जो होगा एक अच्छे सिस्टम का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में होगा, और एक एक्स परसेंटेज जरूरी है बेस लोड प्लांट्स, वो जहां फ्यूल की जरूरत हो या नेचुरल हो, जैसे एयर है, विंड है, और इसके बाद पानी है, वो वहां लगेगा। इसलिए आज ये फैसला किया जाए कि 7,000 मेगावाट, फर्ज कीजिए कि वो 7 साइट्स हैं जहां लगाया जा सकता है, जगह भी है, और जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग भी वहां से हो सकती है, तो इसलिए वहां लगा दिया जाए। ये ख्याल राइट है, ये नॉन प्रोफेशनल है, ये किसी प्रोफेशनल का आइडिया नहीं है। ये कोई सोए से उठा है और उसे ख्वाब आया और उसे लेके आगे चला है। अपने मुताबिक वो सही होगा, ये भी मैं क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन ये नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। इसके हमारे पास जवाब और हैं, और वो जवाब, मजे की बात ये है कि वो हैं। नतीजतन कोई भी आइडिया आए उस पर एक कॉकस कॉल किया जाता है, कॉकस तो बूथ होता है, वहां आप बैठते हैं, फिर आप उसे डिबेट करते हैं, उस जैसे कहते हैं ख्वाब को, जो आपका एक ड्रीम है, उसे आप फिर एक पहनावा चढ़ाते हैं जिससे वो इम्प्लीमेंट भी हो सके। तो इसमें ये नहीं हुआ, नी जर्क रिएक्शन है, और कि पहले जो है मारे गए फ्यूल क्योंकि बाहर से आ रहा था, ये कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ और किया जाए। और हर आदमी जो है वो बैठ के यही कहता है कि बस सोलर इज द आंसर। वो आंसर होगा, लेकिन उसके भी एक तरीके हैं, और जो पहले हम कर चुके हैं उसे भी सामने रखना है। और इसके बाद जैसे आईजी सैप है, इसके बाद आपने अप्रूवल्स जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तक ले लिए हैं, तो वो सोच समझ के करना होगा। अब आपका असल सवाल आया कि बनेगा क्या। इंडीड सर, आप इमेजिन कीजिए कि मैनेजमेंट बाहर से आई वापडा में बिटवीन 97 एंड 2004, 19,500 लोगों के खिलाफ एक्शन किया गया, और कितने अच्छे थे वो सारे माइग्रेट कर गए, क्योंकि उस वक्त कनाडा की माइग्रेशन खुली हुई थी, वो मुझ जैसे रह गए, वो पाबंदियां थी, उनके पांव बंधे हुए थे, वो ना जा सके। Indeed, we are very poor when it comes to the resource, professional resource. वो इश्यूज हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उससे फायदा नहीं उठाया जा रहा। इस वक्त सर आईपीपीज का एक स्ट्रैंगल होल्ड है, और मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं सर, हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे पहुंच चुके हैं। हमने साइन किए हैं, समझ लीजिए कि वो बेस्ट काम था, फिर भी अब इम्पॉसिबल हो गया है कि वो पीपीएस जो है we should keep on implementing them, और IPP पावर लें। ये तो माफी मांगनी पड़ेगी, पाँव पड़ना पड़ेगा, जो कुछ भी है, ताकि स्ट्रैंगल होल्ड में से निकला जाए। और फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी गलतियां हो चुकी हुई हैं उसे सामने रख के फिर मरहम जो है एक वो तैयार की जाए और वो लगाई जाए, वरना हम आगे चल नहीं सकते। अब इसमें मैं थोड़ा सा मजीद अर्ज करूं, जो पॉजिटिव हैं वो भी सामने लाने पड़ेंगे, कि जो नेट मीटरिंग है, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत लोगों ने फायदा उठाया, और एक यूटिलिटी मैन होने की ऐसी से मैं एक और फायदा बताता हूँ। जब आप इजाजत दे देते हैं कि पहले हमने ये कहा कि आप अपने बैटरी ऑपरेटेड जो है वो कोई ना कोई छोटा मोटा सिस्टम लगा ले, ताकि जब बिजली बंद हो तो आपको इस्तेमाल कर सके, उससे पब्लिक डिसकंटेंट कम हो गया।
इसके बाद जब सोलर हमने इजाजत दी कि आप सोलर प्लांट्स जो हैं वो रूफटॉप लगा लें, तो अब होता क्या है कि जब बिजली बंद होती है, लोड शेडिंग होती है, ब्रेकडाउन होते हैं, तो वो स्ट्राइफ जिसे कहते हैं या प्रोटेस्टेशंस नहीं होते, क्योंकि उससे अश्क हुई है कि यार मेरा छोटा सा एक सिस्टम है, मैं जिंदा रह सकता हूँ। तो इसलिए इन चीजों को स्टाइफल जैसे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि इसे और बेहतर किया जाता है। अब रह गई बात कि अगर उसका मिसयूज थोड़ा बहुत है, वो मेरी नजर में भी है, बजाय इसके कि उसको दुरुस्त किया जाए तो पीनलाइज सबको नहीं किया जा सकता कि जी अब आपने काफी ऐशी कर लिया है तो अब ऐसे है कि आपको थोड़े से वापस होंगे या नेट ऑफ होंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो नाम भी फिर चेंज करें, अंग्रेजी जो है वो आपने ले ली कि हैट पहन रहा हूँ और आप पगड़ी भी नहीं वहां पहन रहे, साफा बांध रहे हैं सर पे, आप उसे हैट तो नहीं कह सकते। तो इसलिए ये चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। और इस वक्त लास्ट वर्ड सर मेरी तरफ से वो ये है कि जो इस वक्त चल रहा है इसे अगर चलता रहने देंगे तो काम नहीं चलेगा। वजह क्या है जी कि वापडा के 9000 प्लस प्रोफेशनल्स थे, हर रंग के, हर जिसे कहते हैं कि तरह के, कोई भी मसला होता था उनसे पूछा जा सकता था। इसके बाद रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स के बाद जो है हमने अपनी कंपनीज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया, डिस्पोज एनटीडीसी जेनकोस आ गए, तो खैर कुछ देर के लिए टक्को स्टेप्ड इन, इट वाज जस्ट लाइक द वापडा, इसलिए उसने भी उन्हें जो हेल्प देनी होती है सस्टेनेंस वो दी। इसके बाद वन फाइन मॉर्निंग उसे भी खत्म कर दिया। तो फिर उन 9000 प्लस प्रोफेशनल्स की जगह जो है वो पहले वाटर एंड पावर डिवीजन और अब पावर डिवीजन के 5-7 लोग हैं, बड़े अच्छे होंगे बट दे आर नॉन प्रोफेशनल्स, अब उनके हाथ में आ गया। तो उनको कॉमन सेंस पे जो चीज अच्छी लगती है वो उस पे करते हैं। इस पे बड़ी मजेदार बात थी कि मेरे एक अजीज जो है वो ये कहने लगे कि उन्होंने अपने वालिद को दिखाना है, तो लाहौर में वो पूछना चाह रहे थे कि किसको दिखाएं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि हंसते हुए, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट थे, ब्लू ब्लडेड, तो मैंने कहा सेक्रेटरी हेल्थ को दिखा दे। तो वो एकदम कहने लगे कि भाई वो क्या डॉक्टर है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, बट 5-7 डॉक्टरों को वो दिक्के लगा रहा है। तो बात असल में ये है सर कि कुछ भी हो, दे मे बी द बेस्ट, उनकी अकल, उनकी एक्सपर्टीज, जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी, उसे हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो पावर सेक्टर नहीं चला सकते। और फिर मजे की बात यह है कि पिछले 20 सालों में 22 जो है वो सेक्रेटरीज वाटर पावर या पावर डिवीजन के लग चुके हैं। तो होता क्या है कि वो सीखने की कोशिश करते हैं, बाय द टाइम दे नो अ लिटिल बिट इट्स टाइम फॉर देम टू गो, और उसकी वजह से हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने कोशिश की थी कि हम बेहतर हों, एंड द थिंग्स आर स्टार्ट दैट बैड। शुक्रिया। Great, thank you. Waqas Saab, you're the member energy. Please come and tell us, give us a solution, give us a way out. We are looking for the future. Yeah? We are dying of pessimism. Bataiye. So thank you very much. My apologies. I had to travel, so I'm on the motorway with a bad signal. Okay. So मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है। जो वो मेजर हमारे पास है, जो आज का सब्जेक्ट भी है। Since I missed most of the discussion, I'll apologize if there is any repetition. I think the first one is a very obvious thing. जो हमने contracts कर लिए, वो तो state ने कर लिए हैं contracts, उन सब पे तो renege करना, उनको renegotiate करना, it's a different subject. But can you, as लेकिन member going energy, go to cabinet and say no more IPPs? पुराने तो हम भुगतेंगे. No more IPPs. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अब जो आगे का हमारा चैलेंज है वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन को कम करना है। कॉस्ट ऑफ जनरेशन, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है, जो कैपेसिटी एडिशन एक्सपेक्टेड है अगले 10 साल में, उसकी अगर हम प्रोजेक्शन करें तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग इन द नेक्स्ट 10 years, जिसका मतलब है कि इसको कम करने का जो चैलेंज है, that's a huge challenge for us. ये जो सोलर पार्क्स या सोलर प्रोजेक्ट्स का इस वक्त जिक्र है, that is a very simple concept, and the concept ये है कि इस वक्त हमारे पास जो जनरेशन कैपेसिटी लगी हुई है
उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है कि उन प्रोजेक्ट्स को अगर हम ना भी चलाएं और उसकी जगह जो हमें अगर हम सोलर जनरेशन ले आते हैं तो वो कैपेसिटी को ऐड नहीं करेगी, लेकिन जो थर्मल जनरेशन है उसकी वेरिएबल कॉस्ट को रिप्लेस करेगी। तो इस वक्त अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट 7 या 8 सेंट पर यूनिट पड़ रही है, उसकी जगह 4 या 5 सेंट का सोलर आता है, तो मुझे कुछ सेंट्स की कम से कम डे टाइम आवर्स में बचत हो जाएगी। कैपेसिटी तो मेरे पास मौजूद है पीक लोड को भी सर्व करने के लिए। So I think in principle it's a good approach to reduce the cost of generation. अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये अप्रोच है, इसके भी मैं टेक्निकल सोल्यूशन पे नहीं जाता जो पार्क में होना चाहिए या इसको कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दैट्स डिस्कशन एंड आई एम श्योर कि जो भी एनटीडीसी या बाकी इदारे हैं वो टेक्निकली वायबल इवेंचुअली एक फीजिबल लोकेशंस ढूंढ लेंगे। लेकिन अब अगर मुझे फर्ज करें कि 5000 मेगावाट या 6000 मेगावाट सोलर लाने से मेरी कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम होती है, तो दूसरा सवाल ये होगा कि 6000 मेगावाट का मतलब है $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कैसे मोबिलाइज की जाएगी? तो अब तक जो हमारा पिछला 20 साल में डेवलपमेंट फंडिंग की जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हुकूमत के पास तो इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो खुद ये सारा कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सके, गिवन देयर इज अ पाइपलाइन ऑफ कमिटमेंट्स ऑलरेडी, और हमारा तो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इज फार बिगर देन व्हाट वी अर्न एंड व्हाट आवर रेवेन्यू इज। इसका मतलब है कि ये प्राइवेट सेक्टर में ही कैपिटल मोबिलाइज करना पड़ेगा, और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में करना है तो किसी ना किसी किस्म के आईपीपी मॉडल पे जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जो सवाल हम सबके सामने है कि अब तक जो हम आईपीपीज लगाते हैं दैट is based on a cost plus tariff model, चाहे हम उसे अपफ्रंट नेपरा डिटरमिन करें या प्रोजेक्ट बेसिस पे करें, हम उसकी कॉस्ट लेते हैं, उसके ऊपर रिटर्न बुक करते हैं और हम उसका टैरिफ निकालते हैं। कॉस्ट प्लस मॉडल हैज नॉट प्रोवाइडेड अस अ चीप पावर। तो अब आगे की अगर हमारे पास 6000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, हमारी साइट्स जो हैं वो टेक्निकली अच्छी सिलेक्टेड हैं, तो उन साइट्स के ऊपर टैरिफ पे कंपटीशन करवा के और टैरिफ पे बिडिंग करवा के चीपेस्ट पावर लाना इज द वे दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज मूव्ड टू। और हमारा भी ओरिजिनल प्लान 94 की पॉलिसी के बाद भी 2002 के बाद भी यही था कि हम ये कुछ पावर प्लांट्स लगाएंगे कॉस्ट प्लस मॉडल पे और इवेंचुअली टैरिफ कंपटीशन पे मूव कर जाएंगे। आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे हमारे पास साइट्स लॉक्ड हैं, वी नो दैट दिस विल रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ जनरेशन, वहां पे हम अब वो लगेंगी तो आईपीपीज ही, लेकिन कॉस्ट प्लस टैरिफ के बजाय दे शुड बी सेट अप ऑन कंपेटिटिव टैरिफ बेसिस, और जो हमारा टैरिफ का जो बिडिंग का प्रोसेस है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि इंटरनेशनल फर्म्स कैन कंट्रीब्यूट और हम जो है ये $3 बिलियन की कैपिटल मोबिलाइजेशन कर सकें, व्हिच वुड बी द रियल चैलेंज। तो ये इस पे तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में इट्स अ गुड अप्रोच, इट्स इफ इट बिकम्स टेक्निकली वायबल एंड इफ वी कैन run good international competition, we should get a tariff of less than 5 cents or 4 cents, which will reduce our cost of generation. यहाँ पे जो दूसरा सवाल है जिसका बीच में भी जिक्र आया था कि हमारी ऑलरेडी कमिटमेंट्स पे we are not able to pay the IPPs जो existing IPPs है, तो इसकी भी सक्सेसफुल बिडिंग के लिए we'll have to go out of the way कि हम इनको प्रायोरिटी पेमेंट कर सकें, लेकिन I think as a bottom line if it reduces our cost of generation, that's our immediate challenge. So that's what I think is in a nutshell on the IPP and this new large scale solar power. Net metering पे तो मेरे ख्याल में काफी गुफ्तगू हो चुकी है. I agree with what I've heard. So far it's been good. Distributed generation, low voltage pay has been beneficial also for the utilities. It should continue and it's likely to continue the way the energy prices are projected in the coming future. Iski jo resale price wali baat hai, that's something that NEPRA will determine, but I think as a policy agar government jo hai ek price announce karti hai jiski base pe customers और जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो that policy should have some continuity ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है they should get good return. Thank you. If there is any other question, then Waqas Sahab, let me ask you a simple question.
कि यस हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी को देख रहे हैं, बट प्लीज आई लुक एट अनदर वे एज अ इकोनॉमिस्ट कि वी डिस्ट्रैक्टेड all our big companies from their core business, which was textiles, which was construction, which was whatever, and we asked them to enter the power sector on a bond basis, basically, because they're operating a bond. They're not operating a power company. They began to rent seek. ठीक है जी? Is that optimal? इसको भी कोई प्लानिंग कमीशन सोच रही है कि नहीं सोच रही कि हमारा कैपिटल, आज हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती अगर हमारे जो टेक्सटाइल वाले थे वो फोकस करते ये सैफायर निशात वगैरह, अगर वो फोकस करते टेक्सटाइल पे, आज हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती। हमने उल्टा कर दिया कि उनको लगा दिया कि आप बिजली में आए और रेंट सीकिंग करें, इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के यहाँ कर दें। ये भी हम सोचते हैं या वी जस्ट थिंक कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं ये कर लें। नंबर 2 बात जो मोइन साहब ने भी बात की थी कि आपके आने से पहले, कि बजाय पावर ये जो आईपीपी सॉरी नेट मीटरिंग वाले, बजाय इनको पेनलाइज करने के, व्हाई डोंट यू पे देम इन पावर यूनिट्स and let them use their power units as they like? तो फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आपको होगा, पावर यूनिट्स वो लेंगे, पावर यूनिट्स वो अपने बेटे को दे दें, बेटी को दे दें, नौकर को दे दें, मस्जिद को दे दें, वेरी गुड आइडिया। Then again you can, instead of giving them cash, you can net off the meters over the year. So there are so many proposals, instead of just simply we're going to tax the small investor, even though somehow we've got this convoluted logic कि जिसने बिजली छत पे लगाई वो अमीर आदमी है, चले relatively अमीर आदमी है, but he still could be middle class. बट हमने सेठ को जरूर रिवॉर्ड करना है आईपीपी देके। मुझे तो समझ नहीं आती व्हाई डू वी नीड आईपीपीज एनीमोर? इवन आप कंपेटिटिवली कराएंगे बात तो फिर भी है, यू गिविंग अ परचेज पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर 25 years. आई डोंट सी व्हाई देयर शुड बी अ पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर 25 years. वुड यू एग्री विद मी? का साहब आई एम लूजिंग यू, आपकी आवाज नहीं अच्छी आ रही मेरे को हाईवे जी। आई थिंक यू आर ऑन द हाईवे, वी कांट हियर यू वेरी वेल। चलें, वी विल गेट योर आंसर लेटर। ये लें जी, लेट्स गेट सम ये, हाँ फयाज चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फयाज साहब बोलिए। मैं थोड़ा सा जो हमारा पर्सपेक्टिव है, खा वो रूफटॉप सोलर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो या ग्रिड कनेक्टेड जनरेशन हो, हम अभी तक जितनी भी बातें, मैं अभी बाई चांस अभी जस्ट आई रीच इस्लामाबाद, तो मैं इधर एक मीटिंग के लिए आया था, तो सेमिनार चल रहा था, तो मैं जस्ट 5 मिनट पहले इसमें एंटर हुआ हूँ। तो मैं आप सबकी जो तवज्जो कहीं और दिलाना चाहूंगा। हर आदमी हम में से है वो सप्लाई सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। भाई पहले किसी ने क्या सोचा, मैं जरा नंबर जरा अपने कॉपी पेंसिल पास रख लें, इनको वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं जरा थोड़े से नंबर शेयर करूंगा, तो उस पर जरा गौर कीजिए। हमारी 2012 से लेकर, जरा सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे, तो जरा पेशेंस के साथ जरा सुनिए। हमारी 2012-13 से लेकर आज तक हमारी जो बेस लोड डिमांड जिसको कहते हैं, वो हमारी 7000 रही है 2021 तक, ठीक है। और हमारी जो सर्दियों की पीक डिमांड होती थी वो 11-11.25 इससे ऊपर नहीं जाती थी। सिर्फ लास्ट ईयर जो है हमारी डिमांड वो 8000 हो गई, और दिन में हमारी जो पीक सर्दियों की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 12000 हो गई या 12500। अच्छा, अब इस 12000, और अभी आपको पब्लिश नंबर है नेपरा के, माशाल्लाह बलोच साहब भी मौजूद हैं और भी लोग होंगे, जो हमारी पीक डिमांड इस समर में आई है वो आई है 30,000, और जून 29 का ये नंबर है कंप्यूटर डिमांड। अब ना तो सर्दियों में चीमा साहब ने स्विट्जरलैंड का टिकट कटाया, ना फयाज चौधरी ने, ना नदीमुल हक साहब ने, हम में से कोई भी, ना हमारा इंडस्ट्रियल छुट्टी नहीं गया, हमने पाकिस्तान को बंद नहीं किया। और ये डेटा 1 साल का नहीं है, मैं पिछले 8-9 साल की बात कर रहा हूं। सो ये 12000 या 30,000 का फर्क है क्या? इट इज प्योरली कूलिंग लोड. It is not adding to my GDP growth as an economist, as professionals. मैं यानी काफी सख्त, आपको पता है, स्टांस लिया करता हूं इन बातों में कि एज इंजीनियरिंग कम्युनिटी we failed this nation because we did not design our houses properly. हमने DHAs, बैरियर टाउन्स, पता नहीं क्या क्या,
आप अगर उसका कमर्शियल प्लाजा देख लें, 3 साइड से वो बंद है। वी लेट इट हैपन। हमारे बिल्डिंग कोड्स, वो सवाए एक तरफ से खुला हुआ है, शीशे लगा हुआ है। मैंने जो डेटा एनालिसिस किया, 85% वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स माय पीक, और मुझे एनर्जी देता है लेस देन 30%। सो अब ये 18,000 मैं कहा करता हूं कि ये 18,000 मेगावाट या 16,000 मेगावाट मैंने दीवारें ठंडी करने के लिए लगा दिए, और मैं उसको इंपोर्ट फ्यूल करके 12 बिलियन से मैं 20-22 बिलियन चला गया अपनी फ्यूल में, और मैंने ये सब चीजें अपनी दीवारें ठंडी करने के लिए, नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू माय कंट्रीज इकोनॉमी। ये कंजम्पटिव डिमांड है, मैं पोस्ट पी के सो गया, और ये मैंने अननेसेसरी डिमांड क्रिएट की, और मैं उसके बाद डैमेज कंट्रोल कर रहा हूं। कभी जी मैं सोलर लगाऊंगा, कभी मैं रूफ टॉप लगाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा। तो मेरा स्टांस इसमें यह है कि व्हाई इवन वी हैव टू सप्लाई दिस डिमांड, जो कि अननेसेसरी डिमांड है, व्हाई डोंट वी कंट्रोल दैट डिमांड। हमें क्या, हमें को घर सही नहीं बना सकते, हम कोई बाई लॉज अपने तब्दील नहीं कर सकते, हमें वो जो अननेसेसरी डिमांड है उसको मुझे सप्लाई नहीं करना। मैं अभी एक और नंबर शेयर करता हूं, नोट कर लीजिए। पिछला जो टॉप का 1,000 मेगावाट जो पीक मैंने अपनी मार्जिनल, मेरा जो यूनिट होगा वो 80 रुपए का बनता है। वो जो 80 रुपए का यूनिट बनता है, वो पिछले जब हमने 24,562 या 64 हमने सप्लाई किया, उसका जो टॉप का 1,000 मेगावाट डिमांड थी, इट रिमेन्ड ओनली फॉर 85 आवर्स। ना हाउ कैन दिस काइंड ऑफ डिमांड, जो कि 85 आवर्स रहे, और 1,000 मेगावाट सप्लाई करने के लिए मुझे 1200 से 1400 मेगावाट लगाना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी पेमेंट जरा देखिए। तो अच्छा, उससे अब जब नीचे आ जाए, मैं कहता हूँ 23.5 से जो 2,500 मेगावाट मैंने सप्लाई किया, लेस देन 4% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये इज दिस सस्टेनेबल? और ये मेरी जो 2 महीने की या उस पीक को आ जाए, मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं सप्लाई करने के लिए। तो व्हाई डोंट आई पुट अ जैकेट, जहां मैंने कोई कमर्शियल लोड मेरा गलत आ गया, मेरे हाउसेस, व्हाई डोंट आई रेट्रोफिट? मुझे वो क्यों काम करना है ऐसा, जो मतलब एक अननेसेसरी डिमांड को सप्लाई के चक्कर में पड़ा हूं। तो वो पैसे जो $3 बिलियन है, वो भाई लोगों को अपने घरों को रेट्रोफिट करने, इंसुलेशन डिजाइन के पर लगा दें। जी, ठीक हो गया। Very good point, Chief. Very good point. I fully agree. अच्छा जी, let's get a couple of points and I'll go try and finish up. जिलानी साहब, जिलानी जहांगीर। मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो मैंने सुनी, इट हैज एडेड टू माय नॉलेज, और कुछ नेप्रा की भी बातें सुनी। आई मीन से एक अटेम्प्ट थी रादर टुवर्ड्स फोर्सिंग कि वो 5 मिनट और 3 मिनट के जो है वो हेयरिंग ज्वाइन करें, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों का माइक उस वक्त बंद किया जाता है जब वो बातें करते हैं, जो आई वुड से कि मोर जस्टिफाइड एंड मोर ऑन द ट्रुथ, सो हाफ ऑफ द माइक्स आर क्लोज्ड। सबसे पहले मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि आपने डॉक्टर साहब जो भी बातें की, इस वक्त एक नॉलेज बेस्ड, मैनिपुलेटेड नॉलेज बेस्ड कन्फ्रंटेशन है विथ वेरी वीक नॉलेज। आज मोइन फिदा साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें की, मैं तो हेयरिंग्स में भी जाता हूँ। तो सबसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नेप्रा की डिसीजंस जो भी हैं, या नेप्रा इज प्रोफाउंड इम्बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आई एम टॉकिंग नाउ ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी। हम ये कहते हैं कि इस वक्त नेप्रा जो है प्रोफाउंड इम्बैलेंस्ड है, इन द सेंस कि वहाँ पे कोई भी कंज्यूमर काउंसिल्स नहीं है, और वहाँ पे जितने वकील वकला जो भी डेटाज ले आते हैं, जिनके बेस पे ये काम करते हैं, उसके सामने 3 से 4 मिनट जो है वो बातें होती हैं कंज्यूमर्स की। वेरी रिसेंटली इन्होंने एक मैक्सिमम डिमांड के ऊपर एक जो है एक मुज़ाकरा करने की कोशिश की, जब इन्होंने देखा कि तादाद जो है वो सैकड़ों में हो गई, बिकॉज वी आर मोटिवेटिंग पीपल के 3-4 मिनट जो है लगाएं। पूरे पाकिस्तान में हमने लोगों को इनवाइट किया, सेंसिंग दैट देयर विल बी मोर पीपल टू टॉक। They just at the start they terminated that, they postponed that. Having said so, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं WTO में बड़ी दिलचस्पी लेता था। 1999 और 2000 में हमारे जिनेवा के मिशन ने कहा कि हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम इतने बड़े वकला करें,
जो हम डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशंस में जाएं, या हम जो थ्योरीज हैं जिसको मल्टीलैटरल पैकेजेस का हिस्सा बनाए, उसमें हमारी कैपेसिटी नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ जिनेवा मिशन नाउ। तो हमने उस वक्त जो है, वी वर मेंबर ऑफ द EDF, एक प्रपोजल चला कि जी $2-2 लाख जो है वो हम अप्रूव करें कि ये उस पूल में, जिसको हम कहते हैं कि एक लॉ फंड जो WTO के मैकेनिज्म के अंदर था, कि जो भी पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, या पाकिस्तान जैसे ममालिक जो अपने आप को लीस्ट डेवलपमेंट होते हुए भी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री नहीं कहते हैं, उनको भी बेनिफिट हो उन स्ट्रेंथफुल बुकला का जो इनके मल्टीलैटरल जो है मसलों में प्लीड कर सकें। अब नेप्रा की तरफ में आ जाता हूँ। यही सूरत हाल मेरा ख्याल है कि ये है। रादर हम तो बहुत अरसे से FPCI में कोई 10-15 साल से ये बातें करते रहते हैं कि किसी तरीके से कोई नेप्रा जितनी फीसेस वसूल करता है, जितना हेल्दी और वेल्दी हो चुका है, अगर इसका 5% भी एक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले पूल किया जाए और कंज्यूमर्स भी नॉलेज बेस्ड कन्फ्रंटेशन करें, जिसकी जरूरत इसलिए है कि मैं मेरे ख्याल है कि आप सब लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूँ। आई हैव बीन आल्सो रिसर्च इन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी फॉर द लास्ट मोर देन 1.5 डिकेड। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जो भी डेटास दिए जाते हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉन कंफर्म। दे आर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान, जिसका डिस्क्लेमर ये होता है कि ये जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंटेबल फिगर्स। तो नेप्रा भी जिन चीजों के ऊपर काम करती है वो प्रेजेंटेबल फिगर्स हैं, जो उसको IPP से मिले, के इलेक्ट्रिक से मिले, कहीं से भी मिले, क्योंकि ये 5 साल से हम बड़ी शिद्दत से इस चीज का तकाजा करते रहे हैं कि कोई हीट रेट ऑडिट होने चाहिए, एफिशिएंसीज डिटरमिन होनी चाहिए, मुख्तलिफ फ्यूल्स जो है वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस एफिशिएंसी के ऊपर खड़े हैं, और मुख्तलिफ एम्बिएंट टेम्परेचर्स में और मुख्तलिफ इंटरनल टेम्परेचर्स में ये कन्वर्जन फैक्टर क्या रहता है। ये सब फिगर्स जो हैं उनके एक ऑथेंटिकेटेड न होने की वजूहात जो हैं वो 100% प्रोफाउंड क्लेमेंट हैं फ्रॉम माय साइड एंड आल्सो फ्रॉम द साइड्स हु आर विथ मी। अब हैविंग सेड सो, एक बेचारा 3 मिनट जाके बात करता है, जिसके ऊपर भी बलोच साहब इसरार कर रहे थे कि आप आ जाएं। हम भी लिखकर भेजते हैं, बहुत कुछ लिखकर भेजते हैं। हमने के इलेक्ट्रिक के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखकर भेजा है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स एज वी थिंक इन फेवर ऑफ के इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग कम्स एज वी थिंक इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट्स। कभी भी हमने नहीं देखा कि, बल्कि ये तो ऐसा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कंज्यूमर्स तो हमेशा मार खाते हैं। मैं गाड़ियों के केस में अपना बता दूं, मैं मार खा रहा हूँ, घरों के केस में मार खा रहा हूँ, हर जगह मार खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कंज्यूमर तो बना ही इसीलिए पाकिस्तान में जो 2 तबके हैं, वो एक हुक्मरानों के, एक हमारे जैसे लोगों के हैं। तो ये एलीट जो है ना, एलीट तो एक ही है जो कि माशाल्लाह रेगुलेट करती है। तो बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, हमने, आई डोंट हाइड, व्हेन वी वर टोटली डिसअपॉइंटेड कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी विल नॉट कम टू एड्रेस दीज इश्यूज, नेप्रा एब्सोल्युटली विल नॉट एट ऑल, एक्सेप्ट गिविंग अस 2 to 3 मिनट्स टाइम, जिसमें हाफ ऑफ द माइक्स जो हैं उसको बंद किया जाता है नेप्रा की तरफ से। तो हमने GHQ को लिखा कि जी आप एक एनर्जी सेल बनाएं, बिकॉज वी आर टोटली डिसअपॉइंटेड विद द सिविलियन सेटअप। आप कोई सेल बनाए जिनमें कोई इंस्टीट्यूशनल, कोई रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड हो, जहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म जो है उसका एक शाकार हो, जो प्रोफेशनल जो है इज्म जो है वो एक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले से जो GDP आपका प्रोड्यूस करता है उसको किसी तरीके से पजीराई हासिल हो। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत है। अब IPP के ऊपर मैं आधा मिनट ये बात करना चाहता हूँ। जब IPP के ऊपर रिपोर्ट बनी थी, देयर वर मच टू बी नीडेड, उसमें और बहुत सा काम करने की जरूरत थी, मगर IK खान को, आई एम टेलिंग यू नाउ ऑन द से टेकिंग अ ओथ और एन एफिडेविट, कि जब IK खान वांटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग ड्राफ्ट्स एंड रॉन्ग कंक्लूडेड IPP, जिसका आपने सही बात की कि हमारे बिजनेसमैन LSM के मोस्ट ऑफ देम दे लेफ्ट देयर प्रिंसिपल एक्टिविटीज and they prefer to go in IPPs. You are 100% right. क्यों? कि उसमें 20 से 30% ओवर इनवाइसिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसमें जो है वो साहिवाल जैसा IPP जो भी गवर्नमेंट ने उसमें एक्सपेंडिचर किया, वो कराची से लेकर साउथ अफ्रीका से आने वाले कोल को कराची से ट्रांसपोर्ट करके आता। ये तो हमारी प्लानिंग कमीशन है,
मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है या वॉट एवर इट इज, मगर अब आईपीपीज को मैं क्लोज करता हूँ, तो वहां पे आईके खान को डराया गया कि जनाबे वाला इनको छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इनको छेड़छाड़ करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएंगी, जो आपके डॉक्टर वकार ने भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर को एक और आईपीपी का चांस दो कि वो रेप्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट आईपीपीज बने। अब इस डर के वजह से आईके खान स्टॉप, हमने फिर भी उसके ऊपर काम किया, वो रिपोर्टें फिर हमने बनाकर भेजी। आज अगर आप चाहें सेनेटर नोमान वजीर की आप रिपोर्ट पढ़ लें, इन विच आई वाज आल्सो एसोसिएटेड, शिबली फराज की पढ़ें, आपके रिटर्न से ज्यादा जब 17 और 18% को क्रॉस करके 27-28% के प्रॉफिट बनाए गए, तो बात उन रिपोर्टों में ये कही गई थी ये पैसे तो वापस होने चाहिए। अब इस सारे सूरत हाल में हम वापस आते हैं डॉक्टर साहब कि आपकी बड़ी सिंपैथी है, आई एम थैंकफुल टू यू कि कंज्यूमर जो है इस नेपरा के सामने बहुत वीक है। वो जो अभी आपको इनवाइट कर रहे हैं 2-2, 4-4 मिनट की, जिसमें हम जाते हैं और हो सकता है आप जैसे आदमी का माइक बंद न करें, मगर मैंने तो देखा है लोगों के माइक बंद होते हुए। इवन कराची चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट का भी माइक बंद कर दिया था इन्होंने कि जी आप अब ज्यादा बात न करें क्योंकि 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो अब 5-6 मिनट में विदाउट द एड ऑफ द वकील, without authentication of the presented figures before NEPRA, has NEPRA made heat rate audit, technical audit, financial I mean say forensic audits of these presented data, वो भी in the wake of another weakness। इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है क्या फर्क है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का? पाकिस्तान में एक्सटर्नल ऑडिटर नीचे लिखता है डिस्क्लेमर, आई एम डूइंग माई ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोवाइडेड फिगर्स। इंडिया कहती है कि नो, the provided figures also belong to the external auditor as to their credibility, as to their true values, as to prevail upon in the interest of the economy and the people of India. This is the difference। अब इस सारे रिगमा रोल में क्या डिसीजन है नेपरा करती होगी मुझे बताएं। यानी प्रेजेंटेड फिगर्स के ऊपर हमने तो सारी इनकी बैठ के हम पढ़ते हैं। जब्बार साहब जरा मैं अब 1-2 और बंदों को ले लूं, बहुत सारे बंदे वेट कर रहे हैं। गुलशन भुट्टो। जी सर, जी सर, सामने। बी शॉर्ट यार, बी शॉर्ट, लॉट्स ऑफ पीपल आर वेटिंग। जी नदीम साहब, नहीं मैं वाज जस्ट इन द लिसनिंग मोड, मेरे ख्याल से मेरा हाथ तो नहीं था, लेकिन अगर आप आपने कॉल कर दी तो आई लीव अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट वन। आई विल गो विद द वकार साहब कि वो कैपिटल हमारे पास कहाँ है अगले 10 साल में। 30,000 मेगावाट आपके पास एडिशनल आना है। प्राइवेट दुनिया में मार्केट फुली लिबरलाइज होती है। 92 में अगर हमने अनबंडलिंग की तो आइडिया तो यही था ना, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी ना, आपने जनरेशन और सप्लाई साइड को लिबरलाइज करना है। तो मार्केट आ रहा है, तो इसकी सपोर्ट और आईपीपी पे क्वेश्चंस या ये वो माजीज ऑन बैक, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में एआरई पॉलिसी या एनी पॉलिसी कॉस्ट प्लस और अपफ्रंट की तो बात नहीं करते, वो तो बैन है। आगे कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेस्ड जनरेशन की बात हो रही है सिस्टम के अंदर। तो मैं कुछ जो चीजें सम डिस्कस हुई तो जो मेरे पास एक एज ए स्टूडेंट ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। ये आ गई सब्जेक्ट क्योंकि नेट मीटरिंग का है, तो मैं आई लीव अ वन क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग ग्लोबली। क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आज की जो नेट मीटरिंग पाकिस्तान में है, दुनिया में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में वो ग्रीस ले लें, अल्बानिया ले लें, आप डेवलप्ड कंट्रीज में लें। आई कंक्लूड इन वन सेंटेंस, द मोस्ट बेनिफिशियरी एंड मोस्ट प्रॉफिटिंग रेगुलेशन है इस वक्त, जिसका शायद आपको इतना जबरदस्त एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं मिलता, जिसमें आप दुनिया अगर कहती है कि आप उतनी कैपेसिटी लगाएं। प्रिज्यूमर का कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग, वो रेफरेंस टैरिफ पे हो, वो आपकी जो है कॉस्ट प्लस टैरिफ पे हो, ये तमाम चीजें तो सेटलमेंट के हैं। असल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में आप अपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को हेज करें और सारी चीजें करें ताकि आपकी यूटिलिटी कॉस्ट को ना पड़े। तो अगर प्रिज्यूमर ने सेल्फ कंजप्शन और सेल्फ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां तो इस रेगुलेशन में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई चेंज नहीं आ रहा कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ही आप उसी हिसाब से नेट एनर्जी करते हैं। नेट एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? 1 of 1 एनर्जी क्रेडिट। नेट बिलिंग का प्रिंसिपल क्या है? 1 of 1 आपका मॉनेटरी क्रेडिट है। तो बात यह है कि आपके पास 80% ऑफ योर कंजप्शन जो है
वो तो आपकी ऑलरेडी नेट मीटर ही हो रही है, तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से लॉस कोई भी नहीं है। अब कैपेसिटी एडिशनल ग्लोबली रिसर्चिंग, मैं तो ये समझता हूँ जितनी सैंक्शन लोड है आपका उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, आप उतने साइज के ही प्रोज्यूमर होते हैं। सवाल ये भी एक मेरे जहन में आता है कि अगर ये नेट मीटरिंग की एडिशनल कैपेसिटी आप देते हैं, पाकिस्तान में लगा हुआ 40,000 मेगावाट आज 45% की यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी पेमेंट 10 रुपए 32 पैसे और एनर्जी 9 रुपए है। कमोडिटी सुपर साइकिल होते हुए भी एक्सट्रीम पे एनर्जी प्राइस जाने के बाद भी वो 9 रुपए, लेकिन करवट जो है कैपेसिटी का ऊपर है, ऊंचा है। इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 10 रुपए 32 पैसे उसके देते हैं, 9 रुपए एनर्जी, 19 रुपए 32 पैसे की एवरेज जो जनरेशन आप खरीदते हैं वो है। फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के एंड कंज्यूमर को 25 से 35 रुपए का जो भी रेट है आपके पास ये है। जी आप तो कह रहे हैं 25 रुपए नेट मीटर को मिलता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो एंड कंज्यूमर को चार्ज करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वेरी करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैटेगरी 25 से 30-35 तक। तो नेट मीटर को क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ, मैं और भी कंसेप्चुअली एक क्लियरिटी कर दूं, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल डिस्कशन चल रहा है इन पर्सनल कैपेसिटी। कंज्यूमर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आज 90% जनरेशन की कॉस्ट है। यानी कि अगर आपका 2.9 ट्रिलियन का सेक्टर है तो उसके अंदर 2500 बिलियन अराउंड जो है जनरेशन की कॉस्ट है, बाकी तो 100 बिलियन एंटिटीज का रेवेन्यू होगा, कोई 350-400 बिलियन जो है 10 डिस्को का रेवेन्यू होगा, 90% कंजप्शन है। पॉइंट गुल साहब आप बहुत भुट्टो साहब आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे मोटी मोटी बात बताएं। ये मोटी बात ये है कि अगर सोलर छत पे लगता है 6 रुपए का, अगर 9 रुपए में बिक रहा है तो नुकसान का क्या है, एक सवाल उसका है। और वो सेल है 5 से 10%, 80% जो बनाता है वो नेट ऑफ ऑलरेडी करता है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि पूल से कितने की खरीदता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर नेट मीटरिंग नहीं होती तो 35 रुपए का यूनिट लेता, तो फिर मुझे उसने समझ नहीं आ अपनी रही प्राइस को साहब, तो आप क्या कह रहे हैं? हेज कर दिया ना। तो सवाल ये कि ये तो कह रहे हैं ना कि हमने नेट मीटरिंग, नेपरा वाले कह रहे हैं हमने नेट मीटरिंग की जो खरीदने वाली प्राइस है उसको लोअर करना है। नहीं, और कंसेप्चुअली रॉन्ग, क्या कह रहे हैं? मुझे समझाएं ना यार, आप इंजीनियर बहुत कॉम्प्लिकेट बात करते हैं। नहीं, आईपीपी आता है अपनी कॉस्ट पे रिटर्न लेता है। आप अगर नेट मीटरिंग कोई भी सुने एक सेकंड भुट्टो साहब, दो चीजें कंफ्यूज ना करें ना, एक चीज प्लीज। आईपीपी वाला है मियां मंशा, रजाक दाऊद वगैरह, ये आईपीपी है, ठीक है। जो एक आदमी ने छत पे घर लगाए, चले मैंने छत पे लगाया हुआ, मैं आईपीपी तो लगा नहीं यार। नहीं, आप आईपीपी नहीं है, आप एक रिटर्न रीजनेबल लेंगे ना। ये कंपैरिजन, मैं तो रिटर्न मांग ही नहीं रहा। वो अभी नदीम साहब क्या कैन यू से कि 1000 मेगावाट का सोलर और 10 किलोवाट का सोलर ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है, व्हिच इज नॉट। आप उस आईपीपी डिस्कशन को थोड़ी देर पार किया जाए। मेरे ख्याल से आपके टॉपिक में जो नेट मीटरिंग की बात है तो उसमें कंसेप्चुअली फ्लॉ है। ये कंपेयर कर, बताइए क्या फ्लॉ है जी? फ्लॉ ये है कि जो आप अगर 6 से 7 रुपए की छत पे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपके अगर यूनिट की कंजप्शन महीने की 700 होती है, वो 700 के 700 यूनिट आप अपने 6 रुपए के हिसाब से अपनी प्रोड्यूस करके ऑफसेट कर देते हैं। एक इसकी प्राइस आ गई लेट्स से 35,000 रुपए। अगर ये नेट मीटरिंग आपके पास ना होती तो आप यूटिलिटी से 35 रुपए लेती, तो ये कोई 1.5-2 लाख रुपए का बिल होता। तो असल एडवांटेज नेट मीटरिंग का ये है कि सेल्फ कंजप्शन को ऑफसेट करना है, सेल नहीं है, प्रिज्यूमर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे चीजें कंफ्यूज हो रही हैं, जो कि आपका असल जो है रीडर को इस सेंड पे करना चाहिए। और ये मेरी गुजारिश है, मैं तो चाहता हूँ मुझे अगर कोई बैटरी मिल जाए ना, मैं कोशिश करूंगा टेस्ला से बैटरी मंगवा लूं। मुझे जबरदस्त, अगर मुझे बैटरी मिल जाए मैं तो ग्रिड से निजात पाऊंगा। मैं तंग आ गया हूँ, ये जो इंजीनियर्स आप लोग जो मुझे फूल करते हैं ना बार बार के ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। भाई खुदा के वास्ते मेरी जो बिजली की कॉस्ट कभी गिरती नहीं, और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर सारा इंजीनियर का है, कसूर सारा इसका कि आईपीपी लगाए हैं,
कसूर सारा के काम अपना नहीं होता तो हमारे ऊपर डाल देते हैं, कसूर हमारा है। ओ भाई हम तो अपनी दिफा को नेट मीटरिंग लगा रहे हैं, ये जबरदस्त बात हम की नदीम हम साहब। कोई ऐसी नदीम बात साहब, नहीं कर रहे। ये आपने आपकी जो जबरदस्त बात sorry, की, इसका भुट्टो जवाब साहब सर एक थोड़ा सा सेकंड, ले ले। आपकी जो इसका assumption है थोड़ा ना, सा जवाब ले, इसका आपकी जवाब जो ले। assumption है कि जो नेट मीटर लगाने वाला है वो साला कोई चोर है, मैं कहता हूँ No, आईपीपी चोर no, है और आप no, इंजीनियर जिन्होंने सोचा है no. वो चोर है। बताएं, आप बताइए लफ्ज अपने अपने ना दे देना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताइए। आप सही खूबसूरत तरीके से आपने बताया, फ्री में ग्रिड को एज अ बैटरी यूज कर रहे हैं। दिन में आप सोलर से प्रोड्यूस करते हैं, अगर ग्रिड नहीं होती तो बैटरी की आप इन्वेस्टमेंट करते। फयाज साहब आपके साथ बैठे हुए, ये बड़ा अच्छा टर्म यूज करते हैं नेट मीटरिंग के लिए। आई थिंक टॉपिक के हिसाब से इनको भी 2 मिनट नेट मीटरिंग पे दीजिएगा। पॉइंट क्या है, जो असल फायदा नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर जिसको कहते हैं ना, सेल्फ कंजप्शन करके सेल्फ प्रोडक्शन को ऑफसेट उसने करना है, वो फायदा उसकी जगह पे है। मेरे ख्याल से नेप्रा ने उस एंड को कहीं पे भी नहीं छेड़ा, जो कि सबसे बड़ा फायदा है। सेल नहीं है, नेट मीटरिंग का सेल मॉडल नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। छोड़े जी, भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। कि कंज्यूमर तो इस मुल्क में बेवकूफ है ना, गाड़ी भी हम लें माशाल्लाह सेठ से, नेट मीटरिंग भी हम खत्म कर दें, सब कुछ सेठ को दे दो। नो, ये मुल्क की खत्म सेठ नहीं हो को रही दे से। दो जी, मेरे ख्याल खत्म से करो जी, इस फोरम पे ये मुल्क की मैसेज सेठ नहीं को दे जाना दें चाहिए, जी। प्रमोट हो रही है, प्रमोट हो रही है, सेल मॉडल नहीं है नेट मीटरिंग। दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्शन, वेरी पता नहीं, रॉन्ग कंसेप्शन। मुझे ये आपका अपनी कंसेप्शन नहीं कंजप्शन समझ को आ रहा ऑफसेट करने का मॉडल है। भुट्टो साहब, आई एम अफ्रेड मुझे आपका मॉडल नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। आई थिंक दिस इज क्रेजी कि जी आपने 35 रुपए का खत्म कर दिया तो माशाल्लाह बड़ी सेविंग हो गई। क्या सेविंग होगी भाई? एक काम कर हम लेते हैं ना, भाईजान हम बचने इसमें की कोशिश पाइड एक कर रहे हैं रिसर्च कि करे, पाइड एक रिसर्च करे। अच्छा जी ठीक है भुट्टो साहब, हो गया ना, बस हो गई बात। प्लीज चलिए जी, प्लीज। अब्दुल्ला उमर साहब बताइए। I just wanted to give my 2 cents because I'm a part of a local company. It's called Nizam Energy, and we've been in this space working for the last 10 years. So we've got IPPs, we've got PPAs, we've got rooftop installations. I was very shocked to hear Abhi Bhutto Saab ka comment that net metering is not meant to be sent back to the grid. So I just wanted कि if he's comparing कि जी, if I am investing let's say 1 million rupees अपने घर पे सिस्टम पे, तो उसका रिटर्न भी गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी। It should not be more than 17%. Why is that? So that's my question. Good question. चलिए जी, I'll take quick question then we finish off. आरिफ साहब। हाँ बहुत सर, बढ़िया। मैं सिर्फ नाजरीन की मालूमात के लिए कुछ कोट करना चाह रहा हूँ। जो सोलर एनर्जी के आईपीपीज हैं उनके रेट्स, करंट रेट्स इस वक्त क्रेसेंट एनर्जी सोलर जो है आईपीपी है 100 मेगावाट की, उसकी बिजली हुकूमत ले रही है 35 रुपए 23 पैसे पर यूनिट से। माशाल्लाह, तालियां बजाओ जी। दूसरी नंबर पे बेस्ट ग्रीन एनर्जी है, उसकी बिजली जो है 100 मेगावाट का प्लांट है, ये इसकी बिजली हुकूमत ले रही है 34 रुपए 92 पैसे। माशाल्लाह, फिर तालियां बजाएं। नंबर 3 पे अपोलो सोलर डेवलपमेंट है पाकिस्तान लिमिटेड, 100 मेगावाट की सोलर प्लांट है, ये भी इससे बिजली ले रही है हुकूमत 33 रुपए 50 पैसे फी यूनिट में। इसी तरह कायदे आजम सोलर पावर प्लांट जो 100 मेगावाट का है, उससे 24 रुपए 34 पैसे फी यूनिट हुकूमत बिजली ले रही है। अब यहाँ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी ये आगे चलती रहेगी 25 साल तक। हर साल इस पे नजरसानी होती है और हर साल इनको डॉलर की जो अप्रिसिएशन होती है उसको उनके सेल प्राइस में इजाफा किया जाता है, उनको सीपीआई डब्ल्यूपीआई का इजाफा दिया जाता है, उनको और जितने लवाजमात हैं वो सारे उनको जो हुकूमत ने गारंटी की है। आरिफ साहब, गुड पॉइंट, वेरी गुड, आपका पॉइंट आ गया। लेट्स गो ऑन जी, मोहम्मद शहराम साहब। तो मेरा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो भुट्टो साहब ने कहा कि नेट मीटरिंग इज नॉट फॉर सेल और कैपेसिटी पेमेंट्स हम नहीं देंगे, फाइन, बट देन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स, जब हम हायर स्लैब कंज्यूमर्स, व्हाई आर वी क्रॉस सब्सिडाइजिंग द लोअर एंड कंज्यूमर्स? ये तो गवर्नमेंट को खुद इतनी फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जिससे वो प्रोटेक्टेड स्लैब को वो करें। दूसरा ये कि अभी उन्होंने 10,000 मेगावाट की बात की है, ठीक है आप कंपेटिटिव मोड पे करते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 70% डॉलर इंडेक्सेशन देंगे, वी ऑल हैव सीन कि प्रीवियस आईपीसीज में इंडेक्सेशन से क्या हुआ, टैरिफ 17 से 11 पे आएगा 5 इयर्स के बाद, और जब उस पर आप इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं इट गोज अबव 24 रुपीस। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस कंपेटिटिव? ये तो काइंड ऑफ डिफीट्स द फुल पर्पस ऑफ द कंपेटिटिव बिडिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बाय द वे हमारा मुल्क बना इसीलिए था कि हम सेठों का फायदा करें, ये सेठिस्तान है।
अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू द पैनल क्विकली। जी फैसल साहब बोलिए। I just wanted to make a comment on भुट्टो साहब स्टेटमेंट कि रूफटॉप पैनल्स पे अगर उनकी कॉस्ट 6 रुपए आती तो 9 रुपए में बेचने में क्या मसला है। तो मेरा सवाल ये है, अगर ये क्रेसेंट एनर्जी को आप 35 रुपए दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कि उनकी कॉस्ट 35 रुपए पहुंच गई और हमारी 6 रुपए में आ रही है। तो ये तो रैशनल मेरी समझ से तो बाहर है। मे बी भुट्टो साहब समझा सकते हैं कि why, how can they justify 35 rupees to them, how can they justify 24 rupees to Quaid-e-Azam Park, बिल्कुल ठीक है। when they say 6 रुपए आपकी कॉस्ट है, 9 रुपए लें आप, बहुत फायदे में। You've explained it very well. This is what I was trying to explain. I couldn't get it across, but I guess ये minds are made up के सेठों को पैसे देने हैं, तो अब IPPs तो बना ही सेठों को पैसे देने के लिए था। जी मोइन फदा साहब। सर मेरी सबमिशन ये है कि फाइड एक बहुत मोतबर इदारा है, ट्यूसडे को ये हेयरिंग होनी है और मेरी गुजारिश है कि आपके पास टीम है, आप एक आज के वेबिनार के बाद एक सबमिशन फाइड को नेपरा को दें इस हवाले से और उनको ये बताएं, जिस तरह से इंजीनियर जब्बार साहब ने कहा कि 2-2 मिनट मिलते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है सर। 2 घंटे में ये हेयरिंग नहीं हो सकती, या तो नेपरा जो है फाइट की सबमिशन के हिसाब से इस नोटिस को विड्रॉ करे, और अगर इसने ये करना है काम तो फिर 4 सूबों में और इस्लामाबाद में एक हियरिंग हो, पब्लिक को मौका मिले फिजिकल आने का, अपने एक्सप्रेशन देने का। नेपरा ने, आप ये गौर कीजिए वाइस चांसलर साहब, के एक एसआरओ दे दिया है ड्राफ्ट की शक्ल में। ऐसा नहीं होता, आप पब्लिक को पहले एजुकेट करते हैं कि भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आपने ऐसा नहीं किया है, आपने एक सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया है जिसके कंसिक्वेंसेस बहुत हैं। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा है, नेपरा को खत लिखा है, काफी लोगों ने किया है कि इलेक्ट्रिक तो एक और ज्यादती कर रही है सर, कि इलेक्ट्रिक जो 11 डिस्पोज हैं मुल्क के अंदर, उसमें 10 डिस्पोज जो हैं वो नेट अमाउंट के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक जो है कहती है कि नहीं, सेल्स टैक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है, लिहाजा आपको हम जीएसटी चार्ज करेंगे ग्रॉस के ऊपर। तो के इलेक्ट्रिक की एक और कहानी है। लिहाजा नेपरा अगर चाहे तो यहाँ हियरिंग करे कराची के अंदर आके, ताकि हम अपनी माजूरात जो है वो पेश करें उसको। तो आपसे गुजारिश है सर कि आप ये नेपरा को ये कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल। चीमा साहब, लास्ट वर्ड टू यू। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि जो यूटिलिटीज चलाते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो सिर्फ जिसे कहते हैं अपने दफ्तरों में बैठे हुए, उनकी सोच में बहुत फर्क होती है। इसमें सर एक इडियम है, द टेस्ट ऑफ द फायर रिमेन्स इन इट्स ईटिंग। अगर कोई शेफ है 5 स्टार और वो कहता है मैंने बनाया है, मुझे आपको मजा नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं है। पोजीशन सर ये है कि पावर सेक्टर एज अ होल हैज फेल्ड। उसमें जो यूटिलिटीज हैं उन्होंने काम नहीं किया, लॉसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को जिसे कहते हैं दे टेकन फॉर राइट। रेगुलेटर जो है वो कम से कम रेगुलेटर तो नहीं है, कुछ और होगा, सीपीपी ये कुछ और कर रहा है। पीपीआईबी का प्रोडक्ट आपने देख ही लिया, वो आईपीपीज हैं, एईपीबी जो है वो भी कुछ ना कर पाया। सो मच सो सर कि आप हैरान होंगे कि अभी फयाज चौधरी साहब ने बात की कि गर्मी सर्दी की जो डिमांड है उसमें कितना फर्क है, यानी कि एक तरफ 12,000 है, दूसरी तरफ 30 है, यानी कि 18,000 का फर्क है। तो वो कुछ चीजें थोड़ी सी रह गई। वो ये है कि 7,000 मेगावाट जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लोड जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, इसलिए कि उन्हें बिजली जब ना मिली तो वो क्या करते, मरते क्या ना करते, वो वहां चले गए। इसके बाद जो आपका टैरिफ है वो हैरान कौन हद तक सर वो इस किस्म का है, द मोर यू यूज द मोर यू पे, यानी कि वो असल में लोड सप्रेशन मॉडल पे बना हुआ है कि किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करने देना। तो जाहिर है इस्तेमाल तो नहीं होगा वगैरह वगैरह। रहेगी बात डीएसएम की, यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट, यस करना चाहिए। सो मच सो आप हैरान होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो बाजार बंद होंगे और ये होगा और वो होगा। तो पंजाब में जब नई गवर्नमेंट आई उसने कहा यार सबसे पहले ऑर्डर ये है कि जो मर्जी जितना मर्जी चलाए, कोई पाबंदी नहीं होगी। दिस वाज अ पॉलिटिकल coup de grace,
लेकिन ये है कि हो तो बेड़ा गर्क क्या। अब सर हम आते हैं एग्जैक्टली इन चीजों पे कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में जो असल कॉन्सेप्ट है वो वही है जो आज तक हो रहा है। और जो बहुत सारे जो टर्म्स हैं अभी उन्होंने जिक्र किया बिलखुसूस जिनका ताल्लुक नेपरा के साथ है कि आप और क्या मानते हैं, उसका भी जवाब मिल गया। वो ऐसे नहीं है। और जब भी आपने कोई काम करना होता है उस पर आप कॉकस होल्ड करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा बिठाया जाता है, फिर इसके बाद सोच समझ के हेयरिंग की बारी आती है। यहाँ तो उठते हैं और सुबह हेयरिंग बीच में कर देते हैं और फिर जैसे मेरे भाई जबार ने बात की कि फिर सुनता भी कोई नहीं है। थिंग्स आर वेरी सीरियस सर। ये 10,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अगर सूझबूझ के मुताबिक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। और ये डरावा कि अगर हमारे पास तो पैसे नहीं है इसलिए पावर स्टेशन नहीं लगेंगे, और अगर हमने पहलों को कुछ कहा तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट भाग जाएगी। ये शेर आया मर गए जी, ये तो पिछले 35 साल से हमें यही सिखाया जा रहा है। वी हैव टू चेंज आवर स्पॉट्स। और उसमें रेगुलेटर जो है उसे बहुत काम करना होगा। जो कुछ इस वक्त कर रहा है उसे छोड़ना होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, लोगों का इशू नहीं है, इशू तो सारी सूझबूझ का है। और कंज्यूमर सेंट्रिक जब तक सोच नहीं होगी काम नहीं चलेगा। सर थिंग्स आर वेरी सीरियस। ये जो प्रोजेक्ट 7,000 के और 3,000 के होने चाहिए शायद, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद होने चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए कि ये हमें सस्ती बिजली की तरफ जाए, ना कि हमारा जो गर्दन है वो मजीद फंदे में फंस जाए। इसी तरह नेट मीटरिंग रेगुलेशंस जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए, उसमें चेंज। वो यूनिलैटरल नहीं है कि एक हेयरिंग की ताकि जिसे कहते हैं फाइल का पेट पूरा भरा और आगे चल पड़े। ये इम्प्लीकेशंस जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा है। इस वक्त ये एक तरगीब है कि आप ये लगाएं और आपको नेट ऑफ हो जाएगा थोड़ा बहुत, और आप ये देखेंगे कि ज्यादातर वो खुद ही इस्तेमाल करते हैं। नेट ऑफ बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, और उसे भी नेट ऑफ जो है ऑफ पीक के साथ किया जाता है, जाहिर पीक के साथ तो नहीं किया जाता। तो ये जो फैसिलिटी थोड़ी बहुत या लोग जिस तरफ चल पड़े हैं उन्हें चलने देना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन के बाद तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि हमें कुछ लोगों को स्ट्रेट अवे कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाना चाहिए और स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये सारे पखंड को रोकना चाहिए। जी शुक्रिया। Very good, Ji. Thank you very much, Ji. Since we had no woman, I'll bring Amina Malik in. She wants to speak. Very good. Amina Malik, go ahead. The floor is yours. Thank you, Nadeem Saab. Just two brief comments. I've been listening for the past hour and a half. And one thing that sort of stands out is this confusion around terminology. Because rooftop solar is not the same thing as net metering, and IPP is not the same thing as private sector investment, but the two terms are sort of being used interchangeably. Interchangeably, very good. Rooftop solar is a technology for producing distributed solar energy, and net metering is a policy tool that governments use to promote rooftop solar markets, yeah, distributed generation markets when none exist. And net metering is a transitionary policy. It's not meant to be there forever and ever. It's basically introduced into a nascent market. Once the market is established, it's phased out. And in some developed solar rooftop solar markets in Europe, consumers who have rooftop solar have to pay a tax to the government. So I'm not saying that we are at that stage in Pakistan where net metering or net billing should be abolished. All I'm saying is that as a society, we need to be prepared for the eventual transition out of this policy, because it's a transitory policy. It's not meant to be around forever. The other point I wanted to make was that we have something called an IGCEP in this country now, which several speakers mentioned as well. Now, the IGCEP, in the IGCEP, the I stands for integrated. And what the document or this exercise is meant to do is to look at the different sources of generation available in this country, and then come up with a plan of what mix would be the least cost. Now, the philosophy behind the IGCEP is least cost. So what sources should we include in our generation to maintain it at the least cost for the consumer? Now, funnily enough, rooftop solar is not a part of the IGCEP. At least it wasn't of the last version. I don't know if they've included it this time. But what needs to happen is for NTDC to immediately start modeling rooftop systems as well. And if they find out that rooftop solars actually provide cheaper energy to the country, then
even grid scale solar plants, then as many speakers have sort of raised this issue, it's the rooftop solar systems that should get a better rate than central large grid scale solar projects. And maybe NTDC will find that there is no need for large scale projects anymore. We just need to expand our rooftop solar installations instead. That's it. Very good point, जी. I mean, I'm glad you said that. I was going to ask that in the end, कि जी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा अगर जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो 15 या 10 किलोवाट, सॉरी मुझे तो पता भी नहीं टर्म्स क्या होती हैं, 10 या 15 किलोवाट के बजाय मैं अपने लॉन में अगर सोलर लगा लेता हूँ, मैं 5 और लगा लेता हूँ, 10 और लगा लेता हूँ, तो मेरा तो मुझे तो आई एम कॉल्ड क्रिमिनल हो ये वो वगैरह। तो जो सेठ है, मैं इस बात पे बहुत परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कोई इसको गौर नहीं करता कि हमारी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी कैसे गिरी है जब इनको हमने डिस्ट्रैक्ट किया है। कि ये अच्छे खासे कपड़े बना रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे, इनको हमने कहा तुम सोलर लगा दो, ठीक है, ये और नुकसान हो गया। इसको कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। तो हमारे यहाँ ये जो रीत बन गई है ना कि सेठ साहब को पहले हमने उनको टेक्सटाइल दिए, उनको जमीनें दी, उन्होंने जमीनों पे शॉपिंग मॉल बना लिया, हमने कहा चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात। फिर हमने उनको दिए प्रोटेक्शन गाड़ियों पे, वही सेठ हैं, वही गाड़ियों पे प्रोटेक्शन लेके, वही सेठों को हमने उठा के सीमेंट में भी डाल दिया, वही सेठों को उठा के हमने जनाब अब ये कह दिया कि आप ये सोलर पार्क्स भी लगा ले, IPPs लगा के सोलर पार्क्स लगा ले। हम अपनी इंडस्ट्री कभी बनने नहीं देंगे इस पॉलिसी से, वी लिटरली हैव टू। और मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूँ, जो मैं प्लानिंग कमीशन भी कहता था, मैंने चैलेंज किया था नासिम साहब को कि जी आप LNG मत लगाए। बड़े लोगों ने मुझे इस पर क्रिटिसाइज भी किया, पर आई स्टैंड बाय इट कि जी अगर आप अपनी एनर्जी इंपोर्ट करके उसको इस्तेमाल ठीक नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं इंपोर्ट करने का। जैसे फयाज साहब ने कहा दीवारें ठंडे करने के लिए एनर्जी नहीं लानी, हमें चाहिए दीवारें, या माशाल्लाह कोक पीने के लिए जो हम गाड़ी पे जाते हैं ना कि आप कोक पियाएं, ये काम खत्म होना पड़ेगा अगर हमने जिंदा रहना है। हमारी यशी खत्म होनी पड़ेंगी कि एक बच्चा एक स्कूल पे गाड़ी पे जा रहा है और जनाब घर जो है 30 मील शहर से बाहर है। ये सब रिलेटेड है। एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी, एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी। यू एंड आई आर मुजस्मा ऑफ एनर्जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर हम एनर्जी का इस्तेमाल ठीक नहीं कर सकते, वी डोंट डिजर्व टू बाय इट। ये जो मुसीबत है ना, जो हमने बना लिया कि ह्यूमन राइट है कि हर किसी को एनर्जी मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। जैसे हमने बना दिया है, मैं फेमस हो दिस, मुझे इस पर भी बड़ी गालियां पड़ी हैं कि देहातों में हम बिजली क्यों भेजते हैं भाई। मेरे पास एक औरत आई एक दफ़ा झंग से, MNA थी, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एनर्जी कब मिलेगी 2010 में। मैंने कहा जी आप कहाँ रहती हैं? कहती झंग में। मैंने कहा फिर आपको एनर्जी क्यों हमने देनी है? बड़ी नाराज हुई। मैंने कहा आप करती क्या जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए वहाँ? आपके AC के लिए तो नहीं हम एनर्जी दे रहे, आप बताइए क्या करना है। या तो AC के लिए दे रहे हैं 50 रुपए ले लें, ठीक है। आई थिंक वी हैव टू बी हार्ड नोज्ड अबाउट दीज थिंग। वी थिंक एवरीबडी डिजर्व्स अ सब्सिडी। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी भुट्टो साहब से यही बहस हो रही थी कि लेट्स बी रियलिस्टिक एंड हार्ड हेडेड। इकोनॉमिक्स हैज टू बी एट द फ्रंट। इसको हम डाल नहीं रहे, हम बस एक भगदड़ मर जाती है कि जी एनर्जी बनाओ, एनर्जी बनाओ, जिस तरह मर्जी बना लो, कोई बात नहीं, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। Thank you very much, folks. I know some people want to talk now, but it's been 2 hours. Inshallah, we'll do it again. All the best जी, खुदा हाफिज। PID का काम ही यही है कि कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज, वैसे इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज ऊपर लाएं। I hope we've done you a service. Thank you. Bye bye.